वेलकम टू F1 क्लासेस 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? देखिए बेटा, अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हिस्ट्री का है। ठीक है, तो हिस्ट्री का 6th चैप्टर है। ये चैप्टर का नाम है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन। ठीक है, यानी टाउन्स क्या होता है? टाउन्स बोलते हैं बेटा मतलब जो गाँव से थोड़ा डेवलप होते हैं लेकिन शहरों से थोड़ा कम डेवलप होते हैं। ठीक है, उनको टाउन्स बोलते हैं। ट्रेडर्स बोलते हैं जो व्यापार करते हैं, जो सामान लाते ले जाते हैं, उन्हें ट्रेडर्स बोलते हैं, व्यापारियों को। और क्राफ्ट्समैन बोलते हैं जो शिल्पकार होते हैं, यानी जो हाथ से काम करते हैं, जैसे कि कपड़े बनाना, बुनाई करना, है ना, या फिर इसके अलावा बर्तन वगैरह बनाना, तो वो क्राफ्ट्समैन बोला जाता है। ठीक है, ये शिल्पकार बोलते हैं हिंदी में। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मतलब आज़ादी से पहले क्या किस तरीके के टाउन्स होते थे, कैसे ट्रेडर्स होते थे और कैसे क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे। ये शायद तो आज़ादी से पहले भी क्या, बल्कि हम उससे भी पहले की बात पढ़ेंगे जब अंग्रेज यहाँ पर आया ही थे, है ना, यानी शुरू में जब तक हम गुलाम नहीं थे, यानी हम प्री ब्रिटिश पीरियड पढ़ेंगे, यानी ब्रिटिश पीरियड से भी पहले की बात पढ़ेंगे। देखिए बेटा, आपकी फर्स्ट हेडिंग है हाउ डिड टाउन्स डेवलप। कह रहे हैं कि टाउन्स जो है वो किस तरह डेवलप हुआ करते थे। ये तो आप सभी को पता होगा शायद कि हमारी जितनी भी मतलब हमारा जो पूरा इंडिया है ना, वो 75% डिपेंड करता है किस पर? एग्रीकल्चर पर। ठीक है, यानी सभी जो है गाँव में रहते हैं और गाँव ज्यादातर जो है गाँव में पहले जमाने में गाँव में रहते थे और खेती बाड़ी के काम में लगे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, टाउन्स डेवलप होना शुरू हुए। तो अब कैसे शुरू हुआ टाउन्स डेवलप होना, या क्या जरूरत पड़ी होगी, देखते हैं। इट इज जनरली बिलीव्ड दैट विलेजेस अल्टीमेटली डेवलप्ड इनटू टाउन्स एंड इवन बिग सिटीज. In some cases, it might be true, but if we take a look at the history of modern towns and cities, we find that all of them did not develop from villages. कह रहे हैं जनरली जो ये कहा गया है कि जो गांव थे उन्हीं को जो है मतलब उन्हीं का ही धीरे धीरे विकास हुआ और वो टाउन्स बन गए। क्या बन गए? यानी विलेजेस जो है वो टाउन्स बन गए। वो कह रहे हैं कि फिर उसके बाद वो बड़ी बड़ी सिटीज भी बन गई। तो अक्सर ऐसा हुआ है कि हाँ, ये बात ठीक है कि ऐसा ही हुआ कि जो गांव थे वो पहले टाउन्स बने, फिर टाउन से वो क्या बन गए? बिग सिटीज बन गई। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से एक बार देखें हिस्ट्री को, जो मॉडर्न टाउन्स थे और जो मॉडर्न सिटीज थी, वो ऐसा नहीं था कि वो गांवों से ही बनी है, बाकायदा उनको अलग से बसाया गया था। ठीक है, क्वाइट अ फ्यू अमंग देम आर फाउंडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड रूलर्स। तो कह रहे हैं उनमें से कुछ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा और कुछ जो है रूलर्स के द्वारा बसाई गई थी। एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं बेटा एक तरीके से जो रूल करने वाला होता है ना, उसी को एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। ठीक है, और रूलर तो रूल करने वाले को ही बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर यानी जो सारी व्यवस्था चलाता है, मतलब उसको जो है सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम किसी एरिया में रह रहा है वो, तो वहाँ के लोगों की सारी जरूरियात है उनका ध्यान रख करके वो वहाँ पर जो क्या करते हैं, शासन करते हैं, रूल करते हैं, उसी को एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। Some came into being due to geographical factors like climate and location. Some others came up in areas that facilitated trade or had important religious buildings. कह रहे थे लोग उस तरफ अट्रैक्ट हुए, उस तरफ आकर रहने लगे, तो उसके कुछ रीजंस थे। तो एक रीजन तो ये था कि जोग्राफिकल फैक्टर्स, यानी वहाँ पर क्या था, मौसम अच्छा था, वहाँ की लोकेशन अच्छी थी, पानी की अवेलेबिलिटी थी। ठीक है, मौसम बहुत ठंडा है, बहुत गर्म नहीं था, तो इसलिए लोग वहाँ पर आकर बसने लगे। ठीक है, टाउन्स में बसने लगे। या कुछ एरियाज ऐसे थे जो बाकायदा जो है क्या करते थे, ट्रेड को सपोर्ट करते थे। ठीक है, और वहाँ पर इंपॉर्टेंट रिलीजियस बिल्डिंग्स थी, यानी मंदिर मस्जिद वगैरह हुआ करते थे, तो इसलिए भी लोग उस तरफ अट्रैक्ट हुए। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स कौन कौन से थे, आप वो देखते हैं। As we see today, capital towns in the past too were primarily the chief towns where the administrative machinery, rulers, ministers, officials, judges would be based. The Vedic age did not see much urban development as it was based on village economies. तो कह रहे हैं कि अगर हम आज देखते हैं तो जो कैपिटल टाउन्स होते हैं ना, मतलब जैसे अगर हम आज की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो हमारी कैपिटल है दिल्ली है, तो आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर ही सभी पीएम का, सभी एमपीज का, प्रेसिडेंट का, सबका घर यहीं पर ही है ना, दिल्ली के अंदर ही है, और सबके बंगलौज यहीं पर हैं, जितने ही बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं सब जो है यहीं पर रहते हैं। ठीक, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, ये इसके अलावा जितनी भी एम्बेसीज है वो भी यहीं पर ही है। तो इसी तरह पुराने जमाने में भी होता था, जो भी क्या होता था, टाउन्स होते थे ना, चीफ टाउन्स इसको कह सकते हैं, तो सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूलर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी, वो पूरी की पूरी वही रहती थी। उसके अंदर कौन कौन आता है, उसमें रूलर्स आते हैं, यानी रूलर्स यानी किंग्स वगैरह जो होते हैं, उनकी मिनिस्टर्स होते हैं किंग्स के। ठीक है, इसके अलावा और ऑफिशियल्स होते हैं, जजेस होते हैं, वो सभी क्या करते थे, वो सभी की सभी कहाँ रहते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स में रहा करते थे। ठीक है, हालांकि अगर हम वैदिक एज की बात करें, वैदिक एज यानी बहुत ही पुराने टाइम की अगर हम बात करते हैं, तो उस जमाने में अर्बन डेवलपमेंट नहीं था, ये शहर नहीं हुआ करते थे, डायरेक्ट गांव ही होते थे। ठीक है, क्योंकि उस जमाने में सिर्फ विलेज इकोनॉमीज ही हुआ करती थी। As people started using iron increasingly, the process of urbanization started taking root. It witnessed the rise of 16 Mahajanpads and or large territorial kingdoms in the 6th century BC. अभी कह रहे हैं कि जिस तरह लोगों मतलब धीरे धीरे जब लोगों ने आयरन का इस्तेमाल करना शुरू किया और उसका इस्तेमाल बढ़ता चला गया, तो उससे जो है प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण का जो एक प्रोसेस था, लोगों का शहर की तरफ बढ़ना जो है वो भी बढ़ना शुरू हो गया, है ना। धीरे धीरे उसने भी जड़ें पकड़ना शुरू कर दी।
कह रहे हैं कि ये जो है, इसकी जो एक गवाह है, इसका जो एक विटनेस है हमारे पास, वो ये है कि हम देखते हैं 16 महाजनपद, ठीक है, 16 महाजनपद जो हुआ करते थे वो बोलते बेटा अशोक के टाइम में, ठीक है, यानी मौर्य समाज में। और या फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े लार्ज टेरिटरियल किंगडम्स होते थे, ठीक है, बहुत ही बड़े बड़े किंगडम्स होते थे। कब? 6th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दिए इन्होंने राजगृह, कौशाम्बी, उज्जैन और वैशाली, ये जो है कैपिटल टाउन थे एंशियंट इंडिया के, एंशियंट यानी प्राचीन इंडिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आपको पता है कि हमारा जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। एक तो होती है हमारी एंशियंट, एक मिडिवल होती है, और एक आती है आपकी मॉडर्न। तो ये एंशियंट इंडिया के बारे में बता रहा हूँ, ये सबसे पुराने वाली, ठीक है। कन्नौज was another important capital town which witnessed intense battles between the Palas, Pratiharas and Rashtrakutas for its control. तो कह रहे हैं कन्नौज जो है वो भी एक कैपिटल टाउन का एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, जैसे पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, इनके बीच में, ताकि वो इस पर कब्जा कर सके, ठीक है। ये बेटा ये रूलर्स की डायनेस्टीज हैं, है ना, यानी जैसे मुगल्स हैं ऐसे पालास हुए होंगे, कभी प्रतिहारास हुए होंगे, ऐसे राष्ट्रकूटास हुए होंगे। तो वो उन सब में आपस में लड़ाई हुई है, किसके लिए? ताकि वो कन्नौज पर अपना कब्जा कर सके। देन in the 8th century AD, the Rajputs emerged as a powerful force on India's political horizon, resulting in the development of Delhi, Ajmer, Mahoba and Dhar into capital towns. अब कह रहे हैं कि फिर उसकी बात क्या हुआ? ये बात कब की कर रहे हैं बेटा? ये 6th सेंचुरी की बात कर रहे हैं ना। अब हम 8th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर राजपूत जो है वो उभर कर आते हैं सामने, ठीक है, यानी वो उभर कर आए पावरफुल फोर्स के तौर पर इंडिया के पॉलिटिकल होराइजन, होराइजन बोलते हैं बेटा समझिए जिसे कि आसमान, ठीक है, उसके आसमान पर उभर कर के आए इंडिया के पॉलिटिकल आसमान पर। तो उससे क्या हुआ? उनकी उभरने से क्या हुआ? उन्होंने दिल्ली का, अजमेर का, महोबा का और धार का कैपिटल टाउन के रूप में उसको इनॉग्रेट किया, ठीक है, इनॉग्रेट किया यानी उसको डेवलप किया। इन द साउथ कांची, तंजौर, मालखेड़, मदुरई एंड देवगिरी डेवलप्ड इनटू कैपिटल टाउन्स। और कह रहे हैं साउथ की, अगर हम, ये तो नॉर्थ की हो गई तीनों, ये चारों जगह जो है, ये साउथ की जो है ना, ये है कांची, तंजौर, मालखेड़, मदुरई और देवगिरी, ये भी क्या बने? ये कैपिटल टाउन्स बने, ठीक है। जब कैपिटल टाउन्स बन गए तो इट मीन्स कि खुद ब खुद ही उसको जो है एक तरीके से फौकियत भी मिल गई, वहां पर डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा, वहां पर रहने वाले थोड़े ज्यादा अमीर लोग भी होंगे, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए पूरे स्कूल का, पूरे स्कूल के अंदर सारी क्लासेस प्रॉपर होती हैं, ठीक है, मतलब सबका ध्यान रखा जाता है सारी क्लासेस का, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा बेहतर रूम जो होता है वो प्रिंसिपल रूम होता है ना। तो ऐसे समझ लीजिए आप, क्योंकि वहां पर कौन बैठता है? वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बैठता है, यानी सर बैठेंगे, उनके साथ हेल्पर बैठेंगे, है ना, तो या प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल इस तरीके से बैठते हैं। तो इसी तरीके से जो है ना जितने भी कैपिटल टाउन्स होते हैं उनको इसी तरह सजा करके या उनको बिल्कुल प्रॉपर चलाया जाता है, ठीक, ताकि उसको देखकर अंदाजा होता है कि हमें इनका जो रूल है वो कितना मजबूत है। During the Sultanate period, Delhi remained a seat of power for many centuries. The Mughals continued at Delhi and also established capitals in Agra and Fatehpur Sikri. कह रहे सल्तनत पीरियड तक भी दिल्ली जो है वो क्या रही? वो सीट रही, सीट ऑफ पावर रही, यानी यहाँ पर दिल्ली में आना, दिल्ली में दिल्ली की राजगद्दी को संभालना जो है बहुत ही महान काम माना जाता रहा, ठीक है। इवन मुगल्स जब आए तो मुगल्स ने भी दिल्ली को ही अपना कैपिटल बनाया, ठीक है, और बाद में उन्होंने आगरा और फतेहपुर सीकरी को भी अपना कैपिटल बनाया, अपनी राजधानी बनाया। टेम्पल्स, टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा बेटा? अभी हमने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। अब हम देखेंगे टेम्पल्स। टेम्पल्स बोलते हैं मंदिरों को, है ना। टाउन्स अभी मैंने आपको बताया था, यानी टाउन्स क्या होते हैं? जो गांवों से थोड़ा डेवलप होते हैं लेकिन शहरों से थोड़ा कम डेवलप होते हैं, ठीक है, उन्हें टाउन्स बोलते हैं। अब कह रहे हैं कि पिलग्रिमेज सेंटर्स, पिलग्रिमेज सेंटर्स बोलते हैं जैसे तीर्थ स्थल, जैसे हम जाते हैं ना मक्का, तो मक्का जो है वो हमारे लिए एक पिलग्रिमेज सेंटर है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे लोगों के लिए जैसे बहुत सारी दरगाहें भी मानी जाती हैं, और इसके अलावा जो हिंदूज हैं उनके लिए बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे होते हैं जिनको पिलग्रिमेज सेंटर मानते हैं, जो कावड़ सफर करके जाते हैं बहुत सारे मंदिरों में, तो वो भी पिलग्रिमेज सेंटर्स कहे जाते हैं। The temple authorities often received royal grants of land in which they could collect taxes without paying any taxes themselves. तो कह रहे हैं कि जो टेम्पल्स हुआ करते थे, टेम्पल्स के अंदर जो पुरोहित होते हैं वो सब जो होते थे, उनको क्या होता था? उनको राजा महाराजा बहुत बड़ी बड़ी जमीनें दे दिया करते थे गिफ्ट के तौर पर, ठीक है, ताकि वो उनसे खुश रहें। उसके बाद क्या होता था? साथ में उनको जमीनें मिलती थी और उनको ये भी होता था कि उस पर जो काम करने वाले लोग हैं उनसे वो टैक्स लेंगे। क्या लेंगे? टैक्स लेंगे, लेकिन उन्हें टैक्स देना नहीं पड़ता था। जितने भी पुरोहित थे, जितने भी जो टेम्पल को अथॉरिटीज थी, उनको कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। हाँ, लेकिन वो अपनी जमीनों पर मजदूरों से काम करवाकर उनसे टैक्स ले सकते थे, ठीक है। They also received huge donations from devotees, especially rulers, nobles and wealthy merchants. और कह रहे हैं कि जो टेम्पल अथॉरिटीज थी, यानी जो पंडित और पुरोहित वगैरह होते हैं, बाकायदा उनको जो बहुत ज्यादा डोनेशन दी जाती थी उनके डिवोटीज बोलते हैं, यानी उनको मानने वाले जो लोग होते हैं उनके द्वारा भी, खासकर जो बड़े बड़े रूलर्स होते हैं वो भी उनको बहुत सारे इनाम वगैरह देते थे, गिफ्ट देते थे उनको।
नोबल्स बोलते हैं अमीर लोगों को, है ना, नोबल्स एंड वेल्दी मर्चेंट। और अमीर अमीर जो व्यापारी होते थे वो भी उनको खूब सारे पैसे दिया करते थे, पैसे, फिर कभी जमीनें दे दी, कभी सोना चांदी चढ़ा दिया, इस तरीके से। दस मैनी टेम्पल्स लाइक द सोमनाथ टेम्पल इन कठियावाड़ बिकेम स्टोर हाउसेज ऑफ वेल्थ। तो कह रहे हैं इसी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो टेम्पल्स थे, जैसे एग्जाम्पल उन्होंने लिया सोमनाथ टेम्पल है कठियावाड़ में, ठीक है, ये क्या बन गए, ये खजाने का पूरा मतलब एक स्टोर हाउस बन गए, नहीं इतना मतलब सोना चांदी रुपया पैसा सब भर गया मंदिरों में, ठीक है। दिस wealth was used for performing elaborate rituals, organizing fairs and festivals, setting up banks and promoting trade। कह रहा है कि इस जो दौलत का इस्तेमाल कहाँ पर होता था कि भाई वो क्या करते थे, एलाबोरेट रिचुअल्स, यानी जो जैसे बड़ी बड़ी जैसे पूजा है उनको बहुत बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज करते थे, सभी लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है, या मेले वगैरह लगवाते थे, त्यौहार मनाते थे, जो भी त्यौहार इनके आया करते थे, ठीक जी। उसके बाद कहते हैं कि और बैंक्स एंड प्रोमोटिंग ट्रेड। अच्छा, इसके अलावा जो है वो बैंक बनाते थे, मंदिर मतलब मंदिरों का ना अपना एक बैंक होता था जिसके अंदर लोग पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं या उनको फिर कर्ज मिल सकता है, इस तरीके से। और साथ साथ इससे जो है वो ट्रेड को भी प्रमोट करते थे, यानी व्यापार को भी वो बढ़ावा देते थे, ठीक है बेटा। आगे देखिए, large numbers of merchants, craftsmen and other professionals settled in the areas around the temples. They catered to the needs of the local residents and of visiting pilgrims। तो कह रहे हैं कि अब क्या हुआ, अब जब मंदिर बन गए, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी जो जगह है वो मंदिरों के अधीन आ गई, तो आसपास क्या हुआ, लोग मर्चेंट्स जो है उन्होंने भी अपने अपने घर बसाना वहीं शुरू कर दिए, ठीक है, वो भी वहीं पर बसना शुरू हो गए, जो शिल्पकार थे वो भी वहीं बसने लगे। इसके अलावा छोटे मोटे जितने भी काम करने वाले लोग थे वो मंदिर के आसपास के इलाकों में रहने लगे। जब वहां रहने लगे तो उससे क्या हुआ, इससे जो लोग आने वाले थे, जो लोकल रेजिडेंट्स थे, उनकी जरूरत को पूरा करने लगे। जैसे सपोज आपने देखा होगा, जब आप किसी भी दरगाह पर जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि भी बहुत सारे चादर वाले होते हैं, सब फूलों वाले बैठे होते हैं, वहां पर चादर चढ़ाने वाले बैठे होते हैं, है ना, चादर की दुकान होती है चादर चढ़ाने की। या इसके अलावा जब आप मंदिर अगर मतलब अगर आपने देखा हो तो वहां आप देखेंगे वहां पे फूलों वाले बैठे रहते हैं, मटकी वाले बैठे रहते हैं। इट मीन्स कि यानी यहाँ लोग आएंगे तो खरीदेंगे, तो खरीदने के लिए फिर उन्हें कहीं जाना ना पड़े, तो इसलिए वो क्या करते हैं, इसलिए वो वही आसपास ही मंदिर के आसपास ही बैठ जाते हैं, ताकि लोगों को कहीं दूर जाना ना पड़े, उनकी भी सेल हो जाती है और लोगों को भी जरूरत पूरी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, लोकल रेजिडेंट्स की भी जरूरत को मतलब उनकी नीड्स को भी उन्होंने कैटर किया, और साथ में जो विजिटिंग पिलग्रिम्स थे, यानी जो श्रद्धालु थे जो वहां आया करते थे, उनकी भी जरूरत को उन्होंने पूरा करना शुरू कर दिया। अब जब कोई दूर से आया तो जाहिर उसे रहने के लिए जगह चाहिए, तो रहने के लिए उन्होंने क्या करा भाई, अपने होटल्स बना दिए, अपने घर में कोई रूम किराए पर दे दिया कि भाई आप यहाँ रह लो, ठीक है। अगर आप कहीं घूमने जाएंगे तो वहां ऐसे तो होता है, वहां पर क्या होता है, जैसे सपोज कि आप कहीं घूमने के लिए गए हुए हैं तो वहां पर जाकर आपको जाहिर रुकना पड़ेगा, अगर आप दूर से गए तो एक दिन में तो नहीं आ सकते, तो फिर वहां पर आपको किसी से बात करनी पड़ेगी रेंट के लिए, या कोई होटल लेंगे आप किराए पर, या कोई लॉज लेंगे। तो इस तरीके से ही क्या होता है, ऐसे ही धीरे धीरे ये डेवलपमेंट की तरफ हमें बढ़ाता चला जाता है। दिस लेड टू अर्बन ग्रोथ अराउंड टेम्पल्स एंड द राइज ऑफ टेम्पल टाउन्स। तो कह रहे हैं इसी वजह से क्या हुआ, वहां पर अर्बन ग्रोथ शुरू हो गई, यानी शहरीकरण शुरू हो गया, और साथ साथ टेम्पल टाउन का भी विकास हुआ। सोमनाथ एंड कठियावाड़, कांचीपुरम, तंजावुर एंड गंगईकोंडा, चोलापुरम इन तमिलनाडु। तो ये बता रहे हैं कुछ जगहों के नाम है, ये सोमनाथ है कठियावाड़ में, कांचीपुरम है, तंजावुर है और गंगईकोंडा है। विदिशा जो है मध्य प्रदेश में है, और तिरुपति जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट टेम्पल टाउन्स थे मिडिवल पीरियड के, यानी मिडिवल पीरियड की बात हम कर रहे हैं तो उस जमाने की बात इन्होंने हमें बताई, क्योंकि एंशियंट पीरियड का हमारे पास बहुत ही कम कलेक्शन है, डाटा नहीं है हमारे पास ज्यादा उसका, क्योंकि उस वक्त तक पेपर डेवलप नहीं हो पाया था, पेपर का इन्वेंशन नहीं हुई थी पेपर की, तो इसलिए जो है हमें बाद की चीजें ज्यादा हमें मिल पाती है, ठीक है ना। Some of these towns like Kanchi and Tanjavur were administrative capitals where the local rulers had built temples in due course. These and several other temple towns became centers of learning and cultural activities as well. So these towns were important for a number of reasons. तो अब कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी थे ये टाउन्स, कुछ ऐसे भी थे वहां पर, जैसे कांची और तंजावुर की बात हमें बता रहे हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स भी बन गए, यानी रूलर्स ने क्या करा, जो बादशाह वगैरह उस जमाने में होते होंगे, राजा महाराजा, उन्होंने उसके आसपास ही क्या करा, टेम्पल्स बनवा दिए, ठीक है, टेम्पल्स भी बनवा दिए, और उसी बीच वो भी वहीं पर ही रह रहे थे, तो टेम्पल टाउन्स भी बन गए वो, और वहां पर साथ साथ ना लोग सीखने के लिए आने लगे, ठीक है, कल्चरल एक्टिविटीज सीखने के लिए लोग आने लगे, और पढ़ाई लिखाई करने के लिए भी लोग आने लगे। तो इस तरह से क्या हुआ, ये जो टाउन्स है इनकी बहुत ही एक इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि इनके बहुत सारे रीजन हो गए, भाई श्रद्धालु जो है मंदिर में आएंगे, है ना, सीखने वाले लोग भी उस तरफ आएंगे, और रूलर जब वहां आया तो जाहिर है वहां पर सारे ऑफिशियल्स भी वहीं पर रहेंगे। तो इस तरीके से ये पूरे ना एक पूरा ग्रुप बन गया, एक डेवलप पूरा। Since ancient times, towns developed at places of pilgrimage such as Kashi, Varanasi, Prayag, Allahabad, Vrindavan near Mathura and Pushkar near Ajmer। कह रहे हैं पुराने जमाने की अगर हम बात करें, यानी प्राचीन समय से ही जो टाउन्स थे वो इन्हीं जो पिलग्रिमेज के टाउन्स थे वो इन्हीं जगहों पर थे, जैसे काशी है, काशी कहाँ है, वाराणसी में, ठीक है, प्रयाग का पुराना नाम बेटा, इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग है, जो अब दोबारा से प्रयाग रख दिया गया है, ठीक है ना।
वृंदावन है मथुरा में। तो ये सब चीजें जो ये पहले से ही क्या थी, ये पिलग्रिमेज सेंटर्स थे पहले से भी, ठीक है। अजमेर के पास जो पुष्कर है ये सब थे, और अभी भी ये हैं, ठीक है ना। इन द मिडिवल पीरियड सेटलमेंट्स आल्सो डेवलप्ड अराउंड द श्राइन्स ऑफ सेवरल सूफी सेंट्स। यानी मिडिवल पीरियड में भी क्या हुआ, बहुत सारे सेटलमेंट्स जो थे वो उनको वहीं पर डेवलप किया गया, कहाँ पर, सूफी सेंट्स की जो दरगाह वगैरह होती है उनके आसपास। इन अजमेर फॉर एग्जाम्पल सेटलमेंट ग्रू अराउंड द दरगाह shrine of the Saint Khwaja Muinuddin Chishti. The town of Amritsar developed around the Sikh shrine हरमंदिर साहिब। तो उन्होंने एग्जाम्पल बताया कि अजमेर में क्या है, अजमेर शरीफ जाते हैं ना लोग, तो वहां पर कौन है भाई, वहां पर दरगाह है, किसकी दरगाह है बेटा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वहां पर दरगाह है। तो वहां पर लोग जाते हैं, तो जब जाहिर है जब लोग वहां जाएंगे तो वहां रुकेंगे, वहां पर खाने पीने के लिए होटल्स भी होंगे, ठीक है ना। और जी वहां पर चादर चढ़ाने के लिए लोग चादर चढ़ाते हैं जाकर के कुछ लोग, तो ये इसके अलावा फूल वगैरह भी होते हैं। कह रहे हैं कि अमृतसर में जो है ना एक बाकायदा एक सिख श्राइन है, यानी जो सिखों के लिए एक पवित्र स्थान है वो है हरमंदिर साहिब का गुरुद्वारा होगा वहां पर कोई, है ना। तो वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी लोग जाते हैं, जाकर के वहां पर रुकते हैं और वहां पर अपनी श्रद्धा दिखाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल्स इन्होंने हमें दिए हैं कि ये पुराने जमाने से ही क्या है, ये पुराने जमाने से ही श्राइन है, यानी ये इज्जत के काबिल कह सकते हैं आप, ये पवित्र स्थान मानते हैं विभिन्न धर्मों के लोग, ठीक है। उसके बाद आता है कमर्शियल टाउन्स। कमर्शियल टाउन्स का मतलब होता है बेटा यानी जिससे हमें पैसों का फायदा हो रहा हो, यानी जहां पर सिर्फ जो है ना मतलब धर्म से रिलेटेड ना होकर के वहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ कारोबारी काम जो होता है ना, कारोबार हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। आप देखिए क्या है वो सेंटर्स ऑफ ट्रेड, व्यापार के सेंटर क्या थे, बिजी अर्बन सेंटर्स डेवलप्ड अलोंग इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स, अमंग सच टाउन्स वर ओशियन एंड बयाना इन राजस्थान, पटना इन बिहार एंड कुंभकोणम इन तमिलनाडु। तो कह रहे हैं जो बिजी अर्बन सेंटर्स थे, जो मसरूफ अर्बन सेंटर्स थे, उन्हीं को क्या कहा गया, उन्होंने क्या करा, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स बनाए। बेटा देखिए एक चीज है कि हमारे पास भाई देखिए जिस एरिया में आप रह रहे हैं आपको सब कुछ अवेलेबल हो रहा है ना। जैसे सपोज कि आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको खाने की सब्जियां भी मिल रही हैं, दालें भी मिल रही हैं, फल भी मिल रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ भी जो है दिल्ली में उगाया नहीं जा रहा है ना। कोई भी चीज दिल्ली में नहीं उगाई जा रही, उसकी एग्रीकल्चर जो है ना दिल्ली में नहीं हो रहा है, लेकिन ये आ कहाँ से रही, कहीं ना कहीं से तो आ रही है ना। अब चावल है, गेहूं है, तो ये सब हमें यूपी से मिल रहा है। तो ये यूपी से जो आ रहा है सामान और यहाँ से जो पैसा जा रहा है, कुछ चीजें शायद यहाँ से भी जा रही हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं जो उगता हो, यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं जो बनाया जाता हो, हम सब कुछ बाहर से ही लेते हैं, यानी दूसरी स्टेट से ही लेते हैं। तो ये पॉसिबल किस बेस पर होता है, ट्रेड के बेस पर होता है, यानी अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम जो है चीजों को लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बताना है कि जो बिजी अर्बन सेंटर्स थे उनको डेवलप किया गया था ट्रेड रूट्स के तौर पर, ठीक है ना, यानी वहां पर उसी उन्हीं रास्तों से लोग आया जाया करते थे अपने ट्रेड के लिए। अमंग सच टाउन्स पर जैसे कुछ बता रहे हैं उनमें से कुछ टाउन्स कौन से, जैसे ओशियन है, बयाना है राजस्थान में, पटना है बिहार में और कुंभकोणम है तमिलनाडु में। तो ये सिटी एग्जांपल्स हैं। Sometimes a town developed out of a large village which had a mandi, wholesale market or where haats, occasional markets or melas, fairs were held. तो कह रहे हैं कभी कभी क्या होता था एक टाउन को जो है ना बड़े बड़े से एक विलेज के अंदर से जो है एक टाउन ही डेवलप हो जाया करता था, ठीक है। जैसे किसी भी एरिया में क्या हुआ भाई वहां पर मंडी लगना शुरू हो गई, तो होलसेल मार्केट होती है ना, मंडी जिसको बोलते हैं, जहाँ सामान लेने जाते हैं, वहां पर सामान मतलब एक ही चीज की बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो चीजें सस्ती मिल जाती हैं हमें, ठीक है। तो वहां मंडी लग जाया करती थी। कई बार क्या होता था हाट्स लगते थे, ओकेजनल मार्केट्स होती हैं, जैसे जैसे किसी भी ओकेजन पर लग गई, कोई त्यौहार आने वाला है तो उसके लिए जो लगती है उन्हें हाट्स बोलते हैं, ठीक है। ये फिर मेले वगैरह लगते थे तो वो लगवाए जाते थे। बायर्स एंड सेलर्स फ्रॉम नियर एंड फार गैदर्ड हियर टू ट्रेड। कह रहे हैं कि जो खरीदने वाले और बेचने वाले, जो सामान बेचने वाले और खरीदने वाले लोग हुआ करते थे वो दूर दूर से आकर इकट्ठा हुआ करते थे। द आइटम्स ऑफ ट्रेड इंक्लूडेड सैफरॉन, सॉल्ट, स्पाइसेस, हॉर्सेस एंड कैटल। कह रहे हैं इसमें क्या बेचते थे वो लोग आकर के, वो बेचते थे सैफरॉन। सैफरॉन बोलते हैं बेटा केसर को, है ना। नमक वगैरह बेचते थे, मसाले बेचते थे, घोड़े बिकते थे वहां पर, ठीक है। और कैटल इसके अलावा जैसे बकरी, गाय, भैंस, ये सभी बिका करते थे। मर्चेंट्स हैड टू पे टैक्सेस ऑन देयर गुड्स टू द लोकल सामंता, जमींदार और रिलीजियस अथॉरिटीज। क्या है जो वहां से आया करते थे मर्चेंट्स सामान बेचने के लिए, उनको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, अपने सामान के लिए। किसको, लोकल सामांता यानी जो जमींदार होते थे उनको टैक्स देते थे वो, या इसके अलावा कोई रिलीजियस अथॉरिटी होती थी। जैसे मैंने टेम्पल के बारे में बताया था, तो टेम्पल के आसपास अगर कोई भी मेला वगैरह लगेगा और वहां पर जो सामान बेचने वाले आएंगे तो वो क्या किसको देंगे टैक्स, सारा वो देंगे पुरोहित को, ठीक है, या टेम्पल अथॉरिटी को देंगे। अमंग द फेयर्स that are still famous are the ones held at पुष्कर in राजस्थान and सोनीपुर in बिहार। कह रहे हैं कि बहुत सारे फेयर्स लगते थे उस जमाने में भी और अभी भी लगते हैं। तो कहाँ पर लगते हैं वो, पुष्कर में लगता है एक तो राजस्थान के, और सोनापुर बिहार में सोनापुर में लगता है, ठीक है। तो ये फेयर्स हैं, ये मेले हैं। जैसे आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, सिलमपुर मार्केट जाते हैं, है ना, सामान खरीदने के लिए, जुमेरात में लगती है सिलमपुर वाली मार्केट।
तो जुमेरात में जो लोग आते हैं ना वो सारे यहीं के नहीं होते, वो पता नहीं मेरठ से, पता नहीं मलियाने से, दूर दूर से आते हैं। फिर वो लोग यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पर आकर सामान बेचते हैं, फिर जिसकी भी दुकान के आगे वो लगाते हैं सामान अपना, या जिसकी भी घर के नीचे दुकान लगाते हैं तो उसको वो टैक्स देकर जाते हैं, एक तरीके से किराया देकर जाते हैं, ठीक है। और प्लस गवर्नमेंट भी किराया लेती है उनसे। जब वो यहाँ से टोल टैक्स पार करेंगे, दिल्ली में एंट्री करेंगे तो वहां पर भी उनको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। Mughal Emperor Jahangir and his successors allowed European traders to establish trade settlements in various places, including Surat, Bombay, पुडुचेरी, मद्रास, मसूलीपट्टनम एंड कलकत्ता। कह रहे हैं जो मुगल एम्परर जहांगीर थे, यानी मुगल बादशाह जहांगीर जो थे, और इसके अलावा उनके जो सक्सेसर्स थे, उनके बाद आने वाले जितने भी थे, तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने यूरोपियंस को हमारे यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आज़ादी दे दी थी, ठीक है। कुछ कुछ जगह पर उन्होंने आज़ाद कर दिया था कि हाँ भाई आप यहाँ पर आकर ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने से क्या होता है, उससे हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उससे जो है हम पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं, उससे जो है हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, फॉरेन यानी बाहरी की करेंसी मिलती है, और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, यानी हमारे पास अपने देश की चीजें भी होती हैं और बाहर दूसरे देश की चीजें भी हमें मिल जाती हैं। तो कहाँ पर दिया था उन्होंने अलाउ, कहाँ किया था, सूरत में, बॉम्बे यानी मुंबई में, ठीक है, पुडुचेरी में, मद्रास में, मसूलीपट्टनम में, और साथ साथ कलकत्ता में। ये सभी जगह जो थी वहां पर उनको अलाउ कर दिया गया था कि आप यहाँ पर आकर ट्रेड कर सकते हैं। By the end of the 17th century, these settlements developed into busy towns. The most important item bought by the European traders was Indian cloth. कह रहे हैं कि फिर कह रहा है 17वीं सदी के लास्ट तक आते आते ये जो जगह थी जो इन्होंने अलाउ की थी, ये काफी बिजी टाउन्स बन गए। बिजी टाउन यानी शुरू में क्या होता है, काम हल्का चलता है, कम कम लोग होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है वहां पर भीड़ भड़का बढ़ने लगता है ना, यानी लोग ज्यादा आने लगते हैं, लोग रहने भी ज्यादा आने लगते हैं, व्यापार करने के और खरीदने भी। कह रहे हैं कि जो यूरोपियन हमारे यहाँ से लेकर जाते थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या थी, वो था इंडियन क्लोथ, क्योंकि हमारा जो इंडियन क्लोथ था वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था, ठीक है। वो यहाँ से वो लेकर जाया करते थे, यानी अंग्रेज। अब देखिए बेटा अगली हेडिंग आपके सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट, यानी शिल्पकारी के लिए जो सेंटर्स थे वो कौन कौन से थे। समटाइम्स अ टाउन स्पेशलाइज्ड इन वन पर्टिकुलर क्राफ्ट, फॉर एग्जांपल पटन, बुरहानपुर, काशी, ढाका, देवगिरी एंड कांची वर इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन। कह रहे हैं कभी कभी क्या हुआ करता था कि कोई एक जगह ना सिर्फ एक काम के लिए मशहूर हो जाती थी, ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जांपल हमें दिया है, जैसे पटन है, बुरहानपुर है, काशी है, ढाका है, देवगिरी है और कांची है। तो ये इनका क्या, इन जगहों को क्या हुआ कि इंपॉर्टेंट सेंटर्स बन गए किस चीज के लिए, टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, ठीक है। तो इसी को इन्होंने क्या कह दिया, क्राफ्ट, सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट, ठीक है ना, यानी क्राफ्ट का एक सेंटर बन गया, किस कौन सा क्राफ्ट का, टेक्सटाइल प्रोडक्शन का, ठीक है। एंड आगरा वॉज फेमस फॉर वोवन कारपेट्स, और आगरा किसके लिए फेमस हो गया, वोवन कारपेट्स के लिए, यानी बुने हुए कारपेट जो होते हैं। The metal workers of the Chola kingdom specialized in making fine bronze sculptures patronized by the Deccan rulers. The metal workers of Bidar in Karnataka specialized in the art of working silver into intricate designs on black metal. तो अब कह रहे हैं कि आगरा का बताया मैंने आपको अभी, मेटल वर्कर्स जो थे, मेटल पर जो काम करने वाले थे चोला किंगडम के अंदर, ठीक है, वो स्पेशलाइज थे कि वो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स बनाया करते थे। क्या बनाया करते थे बेटा, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, ये ना ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर हो गया एक तरीके का, ठीक है। नटराज की मूर्ति बना रखी है इन्होंने, ये तो ब्रॉन्ज से बनी हुई है, ब्रॉन्ज एक मेटल है, तो ये भी एक तरीके का क्या है, क्राफ्ट है, ठीक है बेटा। तो जो चोला किंग्स थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो इनको इसको पैट्रोनाइज किया, ठीक है। पैट्रोनाइज का मतलब क्या होता है, यानी इसको बढ़ावा दिया, इसको संजो कर रखा, जो इसका काम कर रहे थे उनको जो है उन्होंने उनकी तारीफ की, उनको इनामात दिए। तो इससे क्या होता है, देखिए कोई काम अगर हम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, है ना, एक बार उसके लिए पैसा देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही वहाँ के जो किंग्स थे, रूलर्स होते डेक्कन के यानी साउथ के, उन्होंने इसको पैट्रोनाइज किया, ठीक है, इसको बचा कर रखा, संजो कर रखा इसको। कर्नाटका में क्या था, कर्नाटका में एक काम होता था बिदर। बिदर का क्या काम था, इसके अंदर जो एक ब्लैक कलर का मेटल होता है उसके ऊपर डिजाइन बनाया करते थे बिदर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, ये मैंने तो देखने का आपका नहीं पता मुझे, लेकिन अच्छी बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। जैसे बर्तनों पर, केटल वगैरह होते हैं ना, केटल पर, कप्स पर, उसके ऊपर बनाए जाते थे। दिस क्राफ्ट इज कॉल्ड बिदरी, इसको इस क्राफ्ट को क्या बोलते थे, बिदरी बोलते थे। आफ्टर बिदर, बिदर के बाद इसको बिदरी बोलना शुरू कर दिया गया, ठीक है बेटा। क्राफ्ट फ्लरिश इन विलेजेस as well some merchants served as middlemen who carried goods from villages to the nearest markets or towns. कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कि खाली क्राफ्ट सेंटर से हुआ करते थे, वहां पर डेवलपमेंट होता था, कई बार गाँव में भी लोग इस क्राफ्ट को करना शुरू कर दिया करते थे और वहां पर भी डेवलप हो जाते थे, ठीक है ना। तो कुछ मर्चेंट्स जो थे वो इसलिए होते थे, उनको बोलते हैं मिडिल मैन। क्या थे बेटा, वो मिडिल मैन थे, यानी वो क्या करते थे, क्राफ्ट सेंटर से सामान उठाया और शहरों तक लेकर गए, ठीक है, और ये गाँवों तक लेकर गए और आसपास की जगहों में, मार्केट्स में जाकर उसको बेच दिया, ठीक है। ये गांव में जाकर बेच दिया, शहर में लाकर के बेच दिया उसको, तो उसको उन्होंने मिडिल मैन कहा है, ठीक है। तो जैसे उन्होंने अपना प्रॉफिट निकाल लिया उसके अंदर से, बाकी खरीद करके और बेच दिया उसको। फिर उसके बाद है पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या होते हैं बेटा, पोर्ट्स बोलते हैं जो समुद्र के या फिर पानी के किनारे पर जो जगह होती है उन्हें पोर्ट्स बोलते हैं, ठीक। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ
कि सपोज कि कोई पानी से सफर करने जा रहा है ना, तो पानी से सफर करने जो जाएगा तो जाहिरों से कोई जहाज चाहिए, कोई कश्ती चाहिए, ठीक है, कश्ती को चलाने वाले चाहिए, तो कश्ती को चलाने वाले चाहिए। फिर वहां पर क्या होता है, जाहिर है कि वो जो कश्ती चलाने वाले हैं ना, वो क्या करते हैं, वहीं समुद्र के आसपास ही बस जाते हैं, वहीं पर ही रहते हैं। अगर कभी आपने बोटिंग की हो या आप कभी गए हो किसी पोर्ट टाउन में या फिर कहीं पर किसी ऐसी जगह जैसे कोलकाता में है, मुंबई में है, कर्नाटका में है, मतलब वो बीच एरिया है पूरा, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो लोग बोटिंग वगैरह करवाते हैं तो वो लोग क्या होता है वहीं आसपास रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका वहीं काम होता है, तो वहीं पर ही वो रहते हैं, वहीं अपनी फैमिली के साथ वहीं रहना शुरू कर देते हैं। तो अब पोर्ट्स क्या होते थे, आप देखते हैं जरा। India's overseas trade with regions such as Southeast Asia, West Asia, China and Europe led to the growth of a large number of port towns along the coasts. कह रहे हैं कि इंडिया का जो था ना ओवरसीज ट्रेड, ओवरसीज यानी समुद्र के रास्ते भी व्यापार हुआ करता था। कहाँ कहाँ पर, साउथ ईस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया में, चाइना में, यूरोप में। इसी की वजह से क्या हुआ, इसी की वजह से बहुत ही बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े लेवल पर पोर्ट टाउन्स का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, उनका वो बढ़ोतरी हुई उनके अंदर अलोंग द कोस्ट, यानी किनारों के आसपास, पानी के किनारों के आसपास जो है बाकायदा पोर्ट टाउन्स बने। Among the flourishing ports of the medieval period were Surat, Bharuch and Cambay, Khambat in Gujarat, Basin, Vasai, Dhabol, Sandabar and Bhatkal on the Konkan coast. अभी हमें बता रहे हैं बेटा कि कौन कौन से फ्लरिशिंग बोलते हैं, यानी फलने फूलने वाले जो कोस्ट थे, पोर्ट्स थे, वो कौन कौन से थे मिडीवल पीरियड में। सूरत, भरूच और कैम्बे थे गुजरात के अंदर, ठीक है। बैसिन, दभोल और संदापुर एंड भटकल जो थे वो कोंकण कोस्ट था, ठीक है। कोंकण कोस्ट का मतलब यानी कोस्ट के नाम दे रखे हैं पूरे इंडिया को ना, कुछ कोस्ट में बांट रखा है, तो कोंकण कोस्ट के ये तीनों थे। फिर ये कालीकट एंड कोचिन, ये मालाबार कोस्ट के थे। एंड मसूलीपट्टनम, सतगांव, सोनारगांव एंड चिट्टागांव जो थे ईस्टर्न कोस्ट के थे। फॉरेन ट्रेडर्स इंक्लूडिंग अरब्स, पर्शियन, सीरियन, क्रिश्चियंस एंड यूरोपियन सेटल्ड इन दीज पोर्ट्स। कह रहे हैं जो फॉरेन ट्रेडर्स यहाँ आया करते थे, जैसे उसमें कौन कौन थे, अरब थे, पर्शियन थे, सीरियन थे, क्रिश्चियंस थे और यूरोपियंस थे, तो यहीं पर ही पोर्ट्स पर आकर ही रहना शुरू कर दिया करते थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो है उनका सामान बनकर जाता था या फिर वो अपने देशों में यहाँ का सामान बेचते थे, तो वो यहीं पर आकर रहना शुरू कर दिया करते थे पोर्ट्स के किनारे, मतलब यानी कोस्ट के किनारे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हेडिंग है आपके ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन। ट्रेडर्स बोलते हैं बेटा, यानी वो अभी बताया था मैंने आपको, व्यापारी जो होते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं शिल्पकार, यानी जो क्राफ्ट का काम करते हैं, जैसे कपड़े बनाने का काम है या मेटल वर्क है कोई भी, या बर्तन बनाने का काम है, तो वो क्राफ्ट्समैन कहलाते हैं। ट्रेडिंग कम्युनिटीज, अब कह रहे हैं कि इनकी ना बाकायदा ट्रेडिंग कम्युनिटीज होती थी, यानी पूरे पूरे ग्रुप्स हुआ करते थे। जैसे जो ट्रेडर्स हैं तो उनकी कम्युनिटी होती थी, उसके अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडर्स मतलब इंक्लूड होते थे, वो बातचीत करते थे, अपने कुछ कानून बनाया करते थे, वो किस हिसाब से हमें काम करना है, कुछ कीमतें निर्धारित करते होंगे वो कि कैसे कैसे कीमतें हमें रखनी है, इस तरीके से ये कम्युनिटीज काम करती होंगी। देखिए पढ़ते हैं इनके बारे में क्या है। द ट्रेडिंग कम्युनिटीज वर सेंट्रल टू द मिडीवल इकोनॉमी बिकॉज ट्रेड प्रमोटेड क्राफ्ट्स, अर्बन ग्रोथ, बिल्डिंग एक्टिविटीज एक्सेट्रा। तो कह रहे हैं कि जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी वो मिडीवल इकोनॉमी का, यानी जब हम मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं तो उस जमाने की जो इकोनॉमी थी, जो अर्थशास्त्र था, उसका सेंटर थी। क्यों सेंटर थी? क्योंकि ट्रेड के होने से ही क्या होता है, क्राफ्ट भी प्रमोट होता है। भाई ट्रेड व्यापार किस चीज का करेंगे, वो व्यापार कपड़ों का ही तो करेंगे, कपड़ों का करेंगे, बर्तनों का करेंगे, या इसके अलावा उसका कांच की बनी चीजों का करेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जो क्राफ्ट्स हैं उन्हीं को तो ट्रेड किया जाएगा। तो जब ट्रेड होगा तभी जो है क्राफ्ट प्रमोट होगा। जब लोगों को जो है लगेगा कि भाई हमारा जो सामान है, जो भी हम बेच रहे हैं, उससे हमें अच्छी आमदनी हो रही है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं हमें, तो फिर वो ज्यादा अच्छे तरीके से बनाएंगे उसको, ठीक है। अर्बन ग्रोथ होगी, यानी शहरीकरण होगा, शहर का विकास होगा, शहरों का विकास होगा। बिल्डिंग एक्टिविटीज, यानी जो जैसे घर वगैरह बनना, बिल्डिंग्स बनना, ये काम भी होंगे। पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट ज्वाइन द ट्रेडिंग प्रोफेशन। कह रहे हैं कि सभी कास्ट के जो लोग थे उन्होंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया। देवर वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स रेंजिंग फ्रॉम वेरी बिग मर्चेंट्स टू पिटी हॉकर्स। कह रहे हैं कि बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रेडर्स हुआ करते थे। बहुत बड़े बड़े मर्चेंट्स भी होते थे, ठीक है, और बहुत छोटे मोटे गली में जो हॉकर्स जो आते हैं, यानी जो ठेले पर चीजें बेचते हैं, ऐसे भी हुआ करते थे, ठीक है। ये सभी ट्रेडर्स कहलाते थे। Nagar Shreshthis were big and influential merchants. They participated in trade within and between Indian kingdoms and foreign trade. क्या नगर श्रेष्ठीज, ये एक तरीके की मतलब एक तरीके का एक ग्रुप है। ये कौन लोग होते थे? ये बहुत ही बड़े, बहुत ज्यादा बड़े से मतलब बहुत ज्यादा रिच और बहुत असरदार लोग होते थे, ठीक है। मर्चेंट्स ही थे, ये भी व्यापारी ही थे, लेकिन बहुत ही अमीर हुआ करते थे ये। और ये पार्टिसिपेट करते थे ट्रेड के अंदर, इंडिया के अंदर अंदर भी और बाहर के देशों में भी। यानी इतने अमीर होते थे ये कि बाहर के देशों तक इनकी पहुंच हुआ करती थी। They also specialized in banking and money lending and often gave large donations to religious organizations.
कह रहे हैं कि ये किस काम में स्पेशलाइज हुआ करते थे, बैंकिंग में, मनी लेंडिंग में, ठीक है, यानी पैसे वगैरह उधार देने में, ठीक। और इसके अलावा जो है डोनेशन दिया करते थे ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे मंदिरों को, अभी मैंने आपको बता रही थी कि मंदिरों को भी बड़े बड़े डोनेशन दिया करते थे। सच बिग मर्चेंट्स इंक्लूडेड द Chettis from Sanskrit word Shreshthi of Tamil Nadu, the Khatris of Punjab, the Bohras, Muslims of Gujarat and Baniyas of North and Western India। तो कह रहे हैं कि इसके अंदर और भी मतलब इसी ग्रुप के और डिफरेंट नाम भी थे, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इनको जाना जाता था। जैसे कि शेट्टीज जो है कहाँ पर थे बेटा, ये तमिलनाडु में इनको कहा जाता था, ठीक है। खत्रीज जो थे वो पंजाब के हुआ करते थे, बोहराज जो थे वो ज़्यादातर मुस्लिम से ही गुजरात के होते थे, और बनियाज जो थे ये नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया के कहे जाते थे। ये सभी कौन थे बेटा, ये सभी मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, वो भी बहुत ही पहुंचे यानी बहुत अमीर थे, है ना। सम बनियाज सच एज द ओसवाल्स ऑफ ओसी इन मारवाड़ राजस्थान हैड सरनेम्स डिराइव्ड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव प्लेसेस ऑफ ऑरिजिन। कह रहे हैं कि कुछ बनिए जो है वो इस तरीके के होते थे कि उनका नाम जैसे ओसवाल्स है ना। तो ओसवाल जो है, ओसवाल क्यों कहा जाता था उनको, क्योंकि वो ओसी जगह के थे, मारवाड़ राजस्थान में जगह है कोई ओसी, वहां के रहने वालों का जो नाम था मर्चेंट्स का वो ओसवाल रख दिया गया था उनके रहने की जगह की वजह से, ठीक है बेटा। The Banjaras were traders in food stuff such as rice, flour, butter, milk, vegetables and sugar। कह रहे हैं जो बंजाराज हुआ करते, जो बंजारे होते थे वो भी ट्रेडर्स होते थे, लेकिन वो क्या करते थे, वो सिर्फ फूड स्टफ मतलब इधर उधर लेकर जाया करते थे, ठीक है, नहीं बेचते थे या खरीदते थे। जैसे चावल है, आटा है, मक्खन है, दूध है, वेजिटेबल्स है, चीनी वगैरह, ये सब वो बेचा करते थे। दे बॉट मोस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम पीजेंट्स हु हैड टू पे देयर लैंड रेवेन्यू इन कैश। तो कह रहे हैं कि वो ये सामान किससे खरीदते थे, वो सामान खरीदते थे किसानों से, ठीक है, किसानों से सामान खरीदते थे और उनको पैसे दिया करते थे बदले में, ताकि वो किसान जो है वो अपना जो टैक्स है वो कैश में दे सके। द बंजारास कैरीड द प्रोडक्ट्स टू वेरियस मार्केट्स इन द अर्बन सेंटर्स। कहने हैं कि जो बंजारे हुआ करते थे ये शहरों की डिफरेंट मार्केट्स के अंदर जाकर ये सामान बेचते थे। लार्ज ग्रुप्स ऑफ बंजारास मूव विद देयर फैमिलीज एंड गुड्स इन कारवान्स। कह रहे हैं कि बंजारों का मतलब पूरा बड़ा जो बड़े बड़े से ग्रुप हुआ करते थे, पूरी फैमिली के साथ चलते थे वो। बंजारे वही लोग होते हैं बेटा जो एक जगह नहीं रहते, यानी उनका कोई घर नहीं होता, वो अपना पूरा सामान लेकर के एक साथ चलते हैं, उनकी फैमिलीज, उनकी वाइफ, उनके बच्चे सब उनके साथ चलते हैं। तो कह रहे हैं कि और उसको बोलते हैं कारवान। कह रहे हैं चलता फिरता खर्च होता है, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, है ना। These caravans were huge processions of carts, sometimes more than 10,000 drawn usually by oxen or camels। कह रहे कि जो कारवान हुआ करते थे, कारवान जिसको बोलते हैं, तो ये क्या होते थे, बहुत बड़े प्रोसेशंस होते थे, यानी पूरी जैसे बारात निकलती है ऐसे निकलती थी पूरी। इसके अंदर बहुत सारे कार्ट्स यानी कार्ट होते थे, ठेले वगैरह होते थे, बहुत सारी गाड़ियाँ होती थी। गाड़ियों से मतलब यानी जिनको बैल और ऊँट वगैरह खींचते थे, यानी जैसे घोड़ा गाड़ी वगैरह होती है ना, इस टाइप की गाड़ी, तांगे वगैरह। तो कभी कभी तो 10,000 से भी ज्यादा ये लोग हुआ करते थे एक साथ, यानी 10,000 से ज्यादा लोग एक साथ चलते थे। अब आपको सोचिए कितना बड़ा प्रोसेशन हुआ करता होगा, जब 10,000 लोग जा रहे हैं विद फैमिली, तो काफी बड़ी सी मतलब पूरा प्रोसेशन लगता था ये। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मर्चेंट गिल्ड्स। मर्चेंट गिल्ड्स क्या होते हैं बेटा, मर्चेंट्स डीलिंग इन द सेम काइंड्स ऑफ गुड्स फॉर्म गिल्ड्स एसोसिएशंस। एवरी गिल्ड लेड डाउन स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर इट्स मेंबर्स एंड प्रोटेक्टेड देयर इंटरेस्ट्स। कह रहे हैं कि मर्चेंट्स जो होते हैं जो एक ही तरीके का काम करते हैं। जैसे सपोज कि कोई ज्वेलर है ना, तो ज्वेलर है तो ज्वेलरी को क्या कर रहे हैं, वो भाई ज्वेलरी को इधर उधर सेल कर रहे हैं या इसके अलावा जो है उसे ट्रेड कर रहे हैं, तो उनकी एक पूरी गिल्ड बन गई, किसकी, ज्वेलर्स की, ठीक है। या फिर कोई अगर है टेक्सटाइल प्रोडक्ट कर रहे हैं वो, तो उनकी एक पूरी गिल्ड बन गई, यानी एक काम से रिलेटेड पूरी गिल्ड होती थी, एसोसिएशन हुआ करती थी, ठीक है, सेम काइंड ऑफ गुड्स। कह रहे हैं कि हर गिल्ड का क्या काम होता था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाती थी अपने मेंबर्स के लिए, ठीक है, और साथ साथ उनके अधिकारों का की सुरक्षा भी करती थी। जैसे अभी आप देखेंगे, जैसे हमारे यहाँ पर अभी भी बनती है ये गिल्ड्स, जैसे वो होते हैं ना ऑटो ड्राइवर्स, तो ऑटो ड्राइवर की गिल्ड होती है, भाई ऑटो ड्राइवर जो भी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो उसी गिल्ड के अंदर माना जाएगा। यानी अगर सरकार जो है पैसा कम कर रही है, मतलब किराया कम कर रही है, तो फिर वो विरोध करना शुरू कर देते हैं। जैसे मजदूरों का एक संघ होता है, यानी संघ समझ लिए, ग्रुप समझ लिए, गिल्ड समझ लीजिए, इस तरीके से ये काम करती है। यानी इसके अंदर आने वाले सभी लोग जो है ना, फिर वो सबके हक की बात करती है, ठीक है, तो उसी को गिल्ड्स बोलते हैं। द गिल्ड्स कंट्रोल द क्वालिटी, प्राइसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो गिल्ड्स का क्या काम था कि वो क्वालिटी को देखती थी अपने, मतलब जो भी सामान वो बना रही है, जो प्रोडक्ट वो बना रही है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी कीमतें क्या रखनी है, ठीक है, और किस तरह जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरह कहाँ पर कौन कौन सी चीजों को भेजना है। They also give donations to religious bodies. Among the various types of traders, guilds were the Manigramas and Nanadesis, guilds of traders from other kingdoms of South India। कह रहे हैं कि और ये लोग क्या करते थे, ये लोग रिलीजियस बॉडीज को, यानी वही मंदिरों वगैरह को क्या डोनेशंस दिया करते थे,
ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे थे जो मतलब उनके नाम उन्होंने बता रखे हैं हमें, मैनीग्राम्स और नाना देसीज। ये जो है ये साउथ के हैं, ठीक है, ऑफ साउथ इंडिया, ये साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। अब देखिए बेटा अगली हेडिंग है आपकी फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या है भाई, यानी दूसरे देशों के साथ जो हम व्यापार कर रहे हैं उसे हम फॉरेन ट्रेड बोलेंगे भाई। एक तो ये है कि हम अपने ही देश के अंदर अलग अलग स्टेट्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एक ही बाहर के देशों के साथ है ना, यानी फॉरेन कंट्रीज के साथ, ये जैसे चाइना के साथ, या अभी फिलहाल क्या है भाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार के साथ जब हम व्यापार करेंगे तो उसको हम फॉरेन ट्रेड कहेंगे। इंडिया हैड ट्रेड लिंक्स विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड द मेडिटेरेनियन कोस्ट थ्रू द रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया के जो ट्रेड लिंक्स थे यानी ट्रेड व्यापारी संबंध थे वो वेस्ट एशिया के साथ थे, अफ्रीका के साथ थे और मेडिटेरेनियन कोस्ट के साथ थे, ठीक है। किसके थ्रू थे, रेड सी के थ्रू, यानी रेड सी के थ्रू जो है वो हम वहाँ अपना सामान लेकर जाते थे, ठीक है। और दूसरा है पर्शियन गल्फ, ये भी एक पानी का नाम है, मतलब एक एरिया का नाम है, वहाँ उसके थ्रू हम वहाँ जाया करते थे। ट्रेडर्स फ्रॉम अरेबिया, टर्की, सीरिया एंड यूरोप ट्रेडेड एक्टिवली विद इंडियन मर्चेंट कम्युनिटीज सच एज द बनियाज एंड बोहराज। कह रहे हैं जो ट्रेडर्स है अरेबिया यानी अरब के, टर्की के, सीरिया के, यूरोप के जो ट्रेडर्स थे वो भी हमारे साथ एक्टिव ट्रेड किया करते थे, यानी वहां से भी सामान कुछ होता था, यहाँ से भी सामान कुछ जाया करता था, ठीक है। यहाँ पर किस साथ वो करते थे ट्रेड, बनिया और बोराज के साथ, ठीक है। इटालियन मर्चेंट्स हु डोमिनेटेड द मेडिटेरेनियन ट्रेड कैरीड इंडियन गुड्स टू यूरोपियन मार्केट्स। कह रहे हैं कि जो इटालियन मर्चेंट्स थे उन्होंने क्या करा, मेडिटेरेनियन ट्रेड को डोमिनेट कर लिया, यानी वहां पर कब्जा कर लिया, और फिर वो क्या करते थे, इंडिया का जो सामान था वो यूरोपियन मार्केट में ले जाकर बेचा करते थे। इंडिया हैड मैरीटाइम ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना एज वेल। तो कह रहे हैं इंडिया का जो है मैरीटाइम ट्रेड भी था, यानी पानी के जरिए जो ट्रेड था वो साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी था और चाइना के साथ भी था। द पाला रूलर्स ऑफ बंगाल एनकरेज्ड मर्चेंट गिल्ड्स टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रॉस्पेरस ट्रेड। यानी जो पाला रूलर्स थे उन्होंने क्या करा, बंगाल के थे ये, इन्होंने जो है मर्चेंट गिल्ड्स जो थी यानी जो गिल्ड्स थी उनको भी एनकरेज किया कि आप भी पार्टिसिपेट करें इस ट्रेड वगैरह में, ठीक है। ओवरलैंड ट्रेड रूट्स लिंक्ड इंडियाज इनलैंड ट्रेड सेंटर्स सच एज लाहौर एंड मुल्तान टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना। कह रहे हैं कि अभी तो हम पानी वाले एरियाज की बात कर रहे थे, ओवरसीज की बात कर रहे थे, अब ओवरलैंड की अगर हम बात करें यानी जमीनी बात जब हम करें तो इसमें भी जो है ट्रेड रूट्स बनाए गए, लिंक बनाए गए, किसके, इंडिया के अंदर ही अंदर भी हम बात कर रहे हैं अगर, इंडिया के लैंड ट्रेड सेंटर्स बने जैसे लाहौर है, मुल्तान है, ठीक है, और इसका लिंक बनाया गया किससे, सेंट्रल एशिया और चाइना वगैरह से, ठीक है। अच्छा जी, जो हम पानी के जरिए जो हम ट्रेड करते हैं वो सस्ता हमें पड़ता है, ठीक है ना, सबसे सस्ता जो ट्रैवल है अब तक वो वाटरवेज ही है। एक तो ये है कि उसके अंदर बहुत भारी भारी और बड़ा बड़ा सामान ले जाया जा सकता है बनिस्बत प्लेन वगैरह के या फिर रोड बेस के, ठीक। दूसरा ये कि सस्ता पड़ता है, और तीसरा बस ये है कि थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लगता है लेकिन काम मतलब हो जाता है। अगर हम रोड बाय रोड जाएंगे तो वो भी महंगा पड़ेगा, और बाय प्लेन तो बहुत ही महंगा पड़ेगा, और उसमें हम ज़्यादा हैवी सामान रख भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इंडियन टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, ज्वेलरी, आइवरी गुड्स, राइस, शुगर एंड आयरन सोल्ड वेल इन फॉरेन मार्केट्स। इंडिया imported horses, dry fruit and wine from Arabia and Central Asia, silk, tea and porcelain from China, silk from Persia and silver and tin from Southeast Asia। ठीक है जी, तो हम ये बता रहे हैं कि इंडिया से कौन कौन सी चीजें बाहर जाया करती थी, जो एक्सपोर्ट होती थी वो क्या क्या थी, इंडियन टेक्सटाइल यानी इंडिया का कपड़ा, जो मसाले हैं वो, ठीक है, ज्वेलरी वगैरह बनकर जाती थी। यहाँ पर आइवरी गुड्स, आइवरी बोलते हैं बेटा हाथी का जो दांत होता है ना, हाथी दांत, उससे जो चीजें बनाई जाती हैं बहुत महंगी बिकती है वो चीजें, उससे जो है वो बनाई जाती हैं, हार बनते हैं, बुंदे वगैरह बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डेकोरेशन पीसेस होते हैं वो भी बनाए जाते हैं। चावल है, चीनी है और आयरन है, ये सब जो है फॉरेन मार्केट्स में जाता था इंडिया से, ठीक है। और इंडिया क्या इंपोर्ट करता था, बाहर से क्या मंगवाता था, हॉर्सेस आते थे वहां से, ड्राई फ्रूट्स आते थे, और वाइन आती थी कहाँ से, अरब से, ठीक है, और सेंट्रल एशिया से, अरब और सेंट्रल एशिया से ये सब चीजें आती थी। सिल्क, चाय और पोर्सिलिन चाइना से आया करता था, ठीक है, और सिल्क जो है पर्शिया से भी आता था यहाँ पर, और सिल्वर और टिन जो है वो साउथ ईस्ट एशिया से भी आया करता था, ठीक है। यानी हम इम्पोर्ट भी कर रहे थे और एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। Exchange of money. The exchange of money increased enormously with the growth of internal and foreign trade. The use of hundis, bills of exchange, made long-distance trade safe. Before traveling to distant places, merchants would deposit money with sharafs, money changers, and receive hundis. After reaching their destination, the merchants received their money on producing the hundis. तो देखिए बेटा कह रहे हैं एक्सचेंज ऑफ मनी। एक्सचेंज ऑफ मनी का मतलब क्या है कि अब जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि भाई आपको कहीं जाना है, और आप तो अभी छोटे बच्चे, ज्यादा आपको कहीं नहीं जाना पड़ता होगा, लेकिन जो बड़े बड़े मर्चेंट्स होते हैं ना तो उनको लाख 2 लाख या कभी कभी करोड़ रुपए भी लेकर जाने पड़ते हैं यहाँ से वहां, है ना। तो अब एक तो ये कि उनको लेकर जाना, बोझ उठाकर लेकर जाना, दूसरा ये कि चोरी का खतरा है ना। तो इससे क्या होता है, इससे ना एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि भाई अगर आप किसी को पता चल गया पैसे हैं तो कोई चुरा ना ले, ये खो ना जाए पैसे हमसे, कहीं गिर ना जाए, तो उसको उस परेशानी को खत्म करने के लिए उस जमाने में हुंडीज चलाई गई। क्या चलाई गई, हुंडीज,
जैसे आजकल चेक्स होते हैं ना, चेक, तो ऐसी हुंडीज होती है उस जमाने में, होती थी। तो उसमें क्या होता था, इससे क्या हुआ, इससे जो लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड था वो सेफ हो गया। फिर सपोज कि भाई मैंने जो है ना कहीं से सामान मंगवाया किसी भी कंट्री से, अब मुझे वहां पर जाकर पेमेंट करनी है। अब ऐसा तो था नहीं कि उस वक्त प्लेन भी वो इतने ज्यादा नहीं चलते थे, है ना, तो मुझे वहां पर जाकर अगर कुछ पे करना है तो मैं यहाँ से पैसे लेकर जाऊंगी, फिर वहां सफर करूंगी, उसके बाद जाकर वहां पे पे कर पाऊंगी। तो वो लोग क्या करते थे, मर्चेंट्स, वो बड़े बड़े मनी चेंजर्स हुआ करते थे, ठीक है, वो शर्राफ्स बोलते हैं उनको। शर्राफ्स क्या करते थे, उनसे हुंडीज बनवा ली। जैसे सपोज उन्होंने 20,000 की हुंडी बनवा ली, ठीक है, फिर वहां पर जाकर जब वो उस जगह पर पहुंच गए तो वहां पर भी मनी चेंजर्स होते थे, वहां पर जाकर उसको वो हुंडी दे दी और वहां से उससे पैसे ले लिया, ठीक है। यानी जैसे हम बैंक में करते हैं, भाई हमने किसी से चेक बनवाया, उसने हमें चेक काट के दिया, हमने बैंक से जाके चेक कैश करवा लिया, चेक वहां जमा करवा दिया, ऐसे तो होता है। तो इस तरीके से हुंडीज बनाई जाती थी। तो उससे क्या होता था, इससे एक तो पैसे खोने की कोई परेशानी नहीं होती थी, है ना, और इससे क्या हुआ, इससे बहुत बढ़ावा मिला फॉरेन ट्रेड को, लोगों को पैसे देना लेना आसान हो गया। तो इसलिए लोगों ने जो है ना इस चीज को और बढ़ावा दिया और ये काफी फ्रूटफुल रहा। Communities of artisans. In medieval India, some of the communities of craftsmen and artisans were quite prosperous and even gave donations to temples. Among them were the Padma Saliyar of Andhra Pradesh. कह रहे हैं कि अगर हम medieval इंडिया की बात करें, यानी मध्यकालीन भारत की बात अगर हम करते हैं, तो बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी थी क्राफ्ट्समैन की, यानी शिल्पकारों की और आर्टिसंस की, जो बहुत ही प्रॉस्पेरस थी, बहुत अमीर थी, है ना। और वो लोग क्या करते थे, वो इतने अमीर थे कि वो डोनेशंस भी देते थे टेम्पल्स को, यानी मंदिरों को। कह रहे हैं कि उसमें से कुछ इन्होंने एग्जाम्पल जो दिया है वो दिया पद्म सालायार, ये आंध्र प्रदेश के थे और ये बहुत अमीर लोग हुआ करते थे। दे वर एक्सपर्ट सिल्क वीवर्स हु क्लेम डिसेंट फ्रॉम अ मिथिकल वीवर हु वोव क्लोथ फॉर द गॉड्स फ्रॉम पद्मा फाइबर। कह रहे हैं कि ये लोग कौन थे, सिल्क वीवर से, यानी सिल्क का कपड़ा बनते थे ये, और ये कहा जाता था कि ये जो है ये एक तरीके के एक मिथिकल वीवर थे, उनके वो हैं, ये वंशज हैं उनके, ठीक है। मिथिकल वीवर कौन थे, कोई मतलब ये मानते हैं, ये मतलब कुछ सच्ची बात नहीं है, ये मानना है इनका कि कोई इंसान था या कोई कुछ लोग थे जो कि गॉड के लिए कपड़ा बुनते थे, तो उन्हीं के जो है वंशज है, उन्हीं की औलादों में है ये, ठीक है। और कपड़ा किससे बुनते थे, पद्म, पद्म बोलते हैं बेटा लोटस फाइबर, यानी कमल के धागे से जो है ये कपड़ा बुनते थे, तो उन्हीं के ही वंशज माने जाते हैं, ठीक है। ये एक मिथिकल स्टोरी है। They migrated to Tanjavur and Kanchipuram and grew very prosperous. The Kaikolar were another powerful weaver group of South India. तो कह रहे हैं कि फिर ये लोग कहाँ चले गए, ये आंध्र प्रदेश से तंजावुर चले गए, कांचीपुरम चले गए, वहां पर भी ये लोग बहुत ही प्रॉस्पेरस रहे, बहुत ही अमीर रहे, ठीक है। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल है काइकोलर का, वो भी एक अनदर पावरफुल वीवर ग्रुप था साउथ इंडिया का, ठीक है बेटा। द पंचाल कम्युनिटी ऑफ आंध्र प्रदेश कंसिस्टेड ऑफ स्टोन मैसन्स एंड डिफरेंट classes of metal workers ranging in increasing order of social prestige from blacksmiths to coppersmiths, silversmiths and goldsmiths. Panchal craftsmen often worked together in temples and sometimes gave collective donations for temples. कह रहे हैं कि पंचाल कम्युनिटी जो थी आंध्र प्रदेश की कम्युनिटी थी, और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर कौन लोग हुआ करते थे, स्टोन मैसन्स होते थे, यानी जो पत्थरों को मतलब पत्थर काटने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको स्टोन मैसन्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस थी, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली पत्थर काटने वाले थे, इसके अंदर मेटल वर्कर भी थे जो मेटल का काम करते थे, और धीरे धीरे जो मतलब ये जो है ना रेंज मतलब इसकी बढ़ती जा रही थी। जो पत्थर काटने वाले फिर वो ब्लैक स्मिथ बन गए, लोहार बनते चले गए, लोहार से फिर वो कॉपर स्मिथ बन गए, ठीक है, यानी कॉपर का काम करने लगे, फिर सिल्वर का, फिर उसके बाद गोल्ड का काम करने लगे। पंचाल क्राफ्ट्समैन जो थे ये सब मिलकर ही साथ में काम किया करते थे टेम्पल के अंदर, क्योंकि टेम्पल के अंदर सारे काम होते हैं बेटा, स्टोन का काम भी होता है ना, मेटल का काम भी होता है, तो सभी साथ में काम करते थे, और कई बार जो है मिलकर के बाकायदा मंदिरों को खूब सारे डोनेशंस भी दिया करते थे। तो देखिए बेटा अगली हेडिंग है केस स्टडी हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। अब हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत के बारे में हमें थोड़ा सा गहराई से बता रहे हैं, केस स्टडी बता रहे हैं हमें ये। अब हम्पी कहाँ पर है बेटा, हम्पी विजयनगर में है, ठीक है। विजयनगर साउथ इंडिया में माना जाता है, मतलब साउथ इंडिया में सिचुएटेड था पहले जमाने में, अब तो नाम चेंज हो गया सब जगहों के। Hampi was the capital of the kingdom of Vijayanagar. Often Hampi and Vijayanagar or the city of Victory are used interchangeably. तो अब ये कह रहे हैं कि हम्पी जो है वो कैपिटल था विजयनगर किंगडम की, कैपिटल थी, जैसे मुगल्स की कैपिटल थी दिल्ली, ऐसे ही विजयनगर जो किंगडम हुआ करता था उसकी कैपिटल क्या थी, हम्पी थी। कह रहे हैं कि अक्सर हम्पी और विजयनगर जो है या फिर सिटी ऑफ विक्ट्री को आपस में इंटरचेंज करते रहते थे वो, ठीक है, मतलब कभी कोई सी कैपिटल हो गई, कभी कोई सी कैपिटल बन गई। The independent kingdom of Vijayanagar was founded by two brothers, Harihar and Bukka. कह रहे हैं कि जो विजयनगर का किंगडम था ये इसको किसने बनाया था, किसने जीता था, दो भाई थे ये हरिहर और बुक्का, उन्होंने जीता था। कब जीता था, इन 1336 CE में, ठीक है, जब दिल्ली सल्तनत जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में थोड़ी कमजोर पड़ गई थी, तो साउथ इंडिया पर उसने अपना कंट्रोल खो दिया था, ठीक है। जब कंट्रोल खो दिया था तो फिर इसको किसने जीत दिया था, हरिहर और बुक्का ने, ठीक बेटा। आगे देखिए
द साइट ऑफ विजयनगर इज स्पेक्टेकुलर साइट्स कार्व्ड आउट ऑफ लो लाइंग हिल्स एंड मैसिव बोल्डर्स। कह रहे हैं कि विजयनगर की जो साइट है यानी जो देखने की जो जगह है वो बहुत ही देखने काबिल है, बहुत ही खूबसूरत है। एक पूरी सिटी है जो कि कार्व्ड आउट है, कार्व्ड का मतलब सजाई गई है या उकेरी गई है किस तरीके से, लो लाइंग है यानी छोटे छोटे से पहाड़ है वहां पर, और आसपास बड़े मतलब मैसिव बोल्डर्स, बड़े बड़े से वो है पिलर्स होते हैं ना, मतलब खंबे। This site was chosen as it was protected by the river Tungabhadra in the north and rocky granite ridges on the other three sides. कह रहे हैं कि ये जो साइट है इसको चूज किया गया था क्योंकि ये जो है प्रोटेक्टेड जगह है, क्योंकि एक तरह से तो इसको रिवर यानी एक नदी है तुंगभद्रा, वहां से प्रोटेक्शन मिल रही है, और नॉर्थ से, और बाकी जो रॉकी ग्रेनाइट के रिजेस हैं यानी एक तरीके से ब्रिजेस टाइप है कुछ, वो ग्रेनाइट के बने हुए हैं, वो पथरीले, तो वो दूसरी बाकी तीन साइड से वो उसको कवर करे हुए हैं। ठीक है, तो एक तरीके से बिल्कुल प्रोटेक्टेड जगह है ये। The ruins silently narrate the story of splendor and fabulous wealth। तो कह रहे हैं कि और वहां पर जो पूरी जगह है वो हमें बाकायदा बताती है कि ये किस तरीके से यहाँ पर एक बहुत ही फैबुलस वेल्थ यानी बहुत अमीर जगह ही रही होगी कभी किसी जमाने में। लॉफ्टी एंड मैसिव स्टोन वॉल्स एवरीवेयर क्रॉस द वैलीज एंड लेड अप टू एंड माउंटेड ओवर द हिल साइड्स। कह रहे हैं कि मैसिव स्टोन मतलब बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई जो है दीवारें हैं जो चारों तरफ फैली हुई है घाटी के, और वो ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब पहाड़ी के ऊपर चढ़ती हुई जा रही है, वो दिख रहा है कि वहां तक की दीवारें बनी हुई पूरी। एंड लेड अप टू एंड माउंटेड ओवर द हिल साइड्स, और उसके बाद जो है वो ऊपर की तरफ भी जा रही है और साथ साथ हिल साइड्स की तरफ भी पूरी की पूरी जा रही है। फोर्टिफिकेशंस, आउटलाइन फील्ड्स एंड अ 20 किलोमीटर वाटर चैनल वर द डिफेंस अगेंस्ट एनी अटैक। कह रहे हैं कि बाकायदा पूरा एक फोर्टिफिकेशन यानी पूरा एक किला बनाया गया है। ठीक है, आउटलाइन फील्ड्स यानी आसपास पूरे फील्ड्स लगाए गए उसके लगभग 20 किलोमीटर तक, और नहीं 20 किलोमीटर की जो पानी की एक चैनल है, पानी का पूरा नदी टाइप है, पूरी 20 किलोमीटर दूर तक बह रही है वो। इससे क्या है उसको पूरी एरिया को क्या मिल रहा है, एक डिफेंस मिल रहा है, बचाव हो रहा है उसका, कोई अटैक नहीं कर सकता आसानी से उसके ऊपर। ठीक है, द होलोज एंड वैलीज बिटवीन द बोल्डर कवर्ड हाइट्स वर फिल्ड विद हाउसेस ऑफ द रिच एंड द पुअर। कह रहे हैं कि जो जगह भी हॉलो बोलते हैं, खोखली जो जगह है ना वैलीज में के बीच में और बोल्डर के बीच में, तो वहां पर लोगों ने, अमीर और गरीब सभी लोगों ने अपने घर बना रखे हैं, पूरा भरा हुआ है वहां से। The elaborately constructed water channels enabled the land to be irrigated, and in these parts rich gardens and woods and luxurious crops of rice and sugarcane grew. The town had wonderfully carved temples with colleges and schools। तो कह रहे हैं कि अच्छा ये लोग क्या करते हैं, ये वहाँ पर जो है बाकायदा वाटर चैनल्स बनाते हैं। चैनल्स बोलते हैं यानी जहाँ से पानी निकल रहा है ना, फिर उसका पानी का रास्ता बदल कर ले लेते हैं, उसको अंदर ले लेते हैं ताकि जमीन को जो है वो की सिंचाई कर सकें। ठीक है, इसी जो ये जो पार्ट्स हैं यहाँ पर क्या है, बहुत बड़े बड़े गार्डन्स भी हैं, और यहाँ पर वुड्स है, लकड़ी का काम भी होता है। ठीक है, और बहुत सारे लग्जरियस क्रॉप्स हैं राइस की, यानी महंगे महंगे चावल होते हैं उनकी क्रॉप्स हैं वहाँ पर, और वहाँ पर गन्ना भी उगाया जाता है। ठीक है, और टाउन जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से कार्व कर रखा है, बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स वहाँ बने हुए हैं, और कॉलेजेस और स्कूल्स भी हैं। Vijayanagar had a long line of capable rulers who made it a powerful and wealthy state. King Krishnadev Rai, who wrote in Telugu, says that the king should take great care to protect the people and punish the wicked. तो कह रहे हैं विजयनगर की जो मतलब विजयनगर की हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे कैपेबल राजा महाराजा उस जमाने के हुए हैं जो एक के बाद एक आए, मतलब पूरी एक लाइन है अच्छे राजाओं की, जिसकी वजह से जो है ये पूरे का पूरा जो विजयनगर है वो पावरफुल भी बन गया और अमीर भी बन गया। ठीक है, कृष्णदेव राय जो है वो वहाँ के किंग थे, उन्होंने लिखा था तेलुगु में, उन्होंने कहा था कि किंग जो है ना उसको वो अपने लोगों की बहुत केयर करनी चाहिए उसको, और प्लस जो लोग बुरे हैं उनको फौरन पनिशमेंट भी देनी चाहिए, ये नहीं कि उनको छोड़ दे। ठीक है, द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस हेडेड बाय रॉयल प्रिंसेस। तो किंगडम जो है उसको प्रोविंस में बांट रखा था, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा था ताकि जो राजकुमार है वो सब भी वहां पर शासन कर सके और ऐसे मिलकर के एक अच्छा शासन चल सके। The king had ministers to advise him. The governor of provinces collected tax and sent a fixed amount to the king. The king जो थे उनकी बाकायदा मिनिस्टर्स हुआ करते थे जो उन्हें एडवाइस देते थे, और प्लस गवर्नर जो थे उनकी बाकायदा प्रोविंसेस के गवर्नर होते थे जो वहां से टैक्स को इकट्ठा करके एक फिक्स्ड अमाउंट राजा के पास भेज दिया करते थे। The king also granted अमराम और टेरिटरी टू मिलिट्री चीफ्स कॉल्ड नायक्स। तो कह रहे हैं कि किंग जो है साथ साथ क्या करते थे, मतलब एक जगह कुछ जगह जो है वो दिया करते थे किनको, अमराम्स को। अमराम्स कौन होते थे बेटा, मिलिट्री चीफ्स होते थे जहां पर वो अपनी मिलिट्री तैयार करते थे। ठीक है, जिनको नायक्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नायक्स। They also paid a sum of money to the king and provided him with soldiers। कह रहे हैं कि और साथ में ये लोग भी, यानी जो नायक्स थे ये भी राजा को कुछ पैसे भेजा करते थे और साथ में वो उसको मिलिट्री यानी सोल्जर्स की भी सेवाएं उपलब्ध करवाते थे। The revenue came from tax money from land
Annual tributes paid by governors and port duties from trade passing through the numerous ports. Land was measured and tax varied from 1/6 to half. Taxes seem to have been rather high. अब कह रहे हैं कि जो रेवेन्यू बोलते हैं टैक्स को, है ना, यानी अब किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी जगह के लिए जो उसकी इनकम होती है ना, वो उसकी टैक्स से ही होती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वहां से जो रेवेन्यू आता था, तो वो क्या था, वो टैक्स मनी था, जो जमीन की वजह से जमीन के तौर पर जो है, मतलब जमीन का टैक्स उनको मिलता था, वो वहां का रेवेन्यू था, उनकी इनकम थी एक तरीके से, ठीक है। और साथ साथ क्या होता था, जो गवर्नर्स हुआ करते थे, तो वो एक एनुअल ट्रिब्यूट देते थे पोर्ट्स वगैरह को, और पोर्ट ड्यूटीज लगती थी। पोर्ट ड्यूटीज क्या होती है, यानी जब कोई भी शिप जो है वो किसी भी पोर्ट से निकलता है ना, तो उसको एक मतलब एक कुछ अमाउंट देना पड़ता है, कुछ फाइन एक तरीके से आप समझिए, कुछ जैसे टैक्स देना पड़ता है, और जहां पहुंचता है वहां पर भी उसको देना पड़ता है, ठीक है। तो पोर्ट ड्यूटीज मिलती थी उनको, ठीक है जी। और इसके अलावा कह रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स थे अलग अलग, तो अलग अलग पोर्ट्स की अलग अलग पोर्ट ड्यूटीज थी, यानी पोर्ट ड्यूटी का मतलब अलग अलग टैक्स था एक तरीके से। कह रहे हैं कि लैंड को जो है नापा जाता था पहले, ठीक है, उसके बाद टैक्स जो है वो अलग अलग हुआ करता था। ऐसा नहीं कि सब जगह का टैक्स जो है वो सेम ही है, सिमिलर नहीं होता था। कहीं का जो टैक्स है वो 1/6 है, यानी टोटल इनकम जितनी भी है उस एरिया की, उसका क्या होगा, उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, तो एक हिस्सा जो है वो टैक्स का माना जाएगा। और कहीं कहीं पर ऐसा होता था कि हाफ टैक्स माना जाता था, यानी पूरा मतलब जितना भी इनकम है उसका पूरा हाफ टैक्स होता था। और कई बार ऐसा होता था कि टैक्स जो है वो अक्सर हाई ही हुआ करते थे, मतलब पहले जमाने में भी ऐसा नहीं था कि टैक्स हल्के फुल्के टैक्स ले ली जाए, अच्छा खासा टैक्स हाई हुआ करते थे। Most of the people lived in villages. Some were big land owners and some were landless laborers who worked for others. They were usually paid in grain. तो कह रहे हैं बहुत सारे जो लोग थे वो गांव में रहा करते थे, ज्यादातर लोग गांव में रहते थे, और उसमें से कुछ जो थे वो लैंड ऑनर्स थे, यानी उनकी अपनी अपनी जमीनें थी, और कुछ जो थे वो क्या थे, वो छोटे छोटे लेबरर्स थे, यानी मजदूर थे, ठीक है, लेबरर्स थे ये, और लैंडलेस थे, इनकी इनकी अपनी जमीनें नहीं थी। और कह रहे हैं कि ये जो लैंडलेस लेबरर्स थे ये दूसरे लोगों के लिए काम किया करते थे, और उनको सैलरी में क्या मिलता था, ग्रेन्स मिलते थे। ग्रेन्स का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रेन्स यानी उनको अनाज वगैरह मिलता था, पैसे नहीं मिलते थे। पीपल cultivated food grains, pulses, betel, areca nuts, ginger, fresh fruits, and many types of flowers. Many people did business in growing and selling roses. The king built dams across rivers for cultivation. Streams and channels carried water to cities and farms. तो कह रहे हैं कि लोग क्या उगाया करते थे, फूड ग्रेन्स, यानी खाने के जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं, यानी दालें चावल वगैरह ये उगाते थे। पल्सेस दालें उगाते, बीटल मतलब पान वगैरह उगाते थे, ठीक है। जिंजर यानी अरेका नट्स उगाया करते थे। जिंजर यानी उसको अदरक को बोलते हैं बेटा, अदरक, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह सब उगाते थे लोग, है ना। और कई सारे जो है फ्लावर्स भी उगाया करते थे उसका। और साथ साथ कुछ लोगों का बिजनेस था कि वो रोजेस को उगाकर उनको बेचा करते थे, ठीक है, क्योंकि रोजेस का इस्तेमाल तो बहुत सारी जगह पर होता है, वैसे तो सभी चीजों का होता है, लेकिन रोजेस का भी होता है। तो आप कह रहे हैं कि और जो किंग थे उनके आसपास, उनके जो मतलब किंग्स जो थे वो क्या करवाया करते थे, डैम्स बनवाते थे, ठीक है, बांध बनवाया करते थे रिवर्स के की बाउंड्री पर, ताकि कल्टीवेशन के लिए आसानी हो। और बहुत सारी जो स्ट्रीम्स होती हैं, स्ट्रीम्स और चैनल्स बोलते हैं बेटा, नदियों को ही बोलते हैं, वो पानी लेक पहुंचाती थी कहाँ तक, सिटीज और फार्म्स तक। लार्ज टैंक्स और लेक्स वर ऑल्सो मेड. Tax concessions were given to anyone who invested money for irrigation. Since temples also owned large tracts of land, they also maintained an irrigation works department. तो कह रहे हैं टैक्स कंसेशंस दी जाती थी उन लोगों को जो कि अपना पैसा कहाँ लगाते थे, इरिगेशन में लगाते थे, यानी सिंचाई में लगाया करते थे, ठीक है। और बहुत सारे टैंक्स भी बनाए गए थे, बहुत सारे लेक्स भी बनाए गए थे, ताकि सिंचाई के लिए जो है पानी को मुहैया करवाया जा सके। और बहुत सारे जो टेम्पल्स थे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि उनको बहुत सारे लैंड ग्रांट्स मिलते थे, तो वो लैंड ग्रांट्स जब मिलते थे तो उन लैंड को तो क्या करेंगे, वो खाली तो नहीं डालते थे, तो उसके ऊपर वो लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी किया करते थे। तो उसके ऊपर भी क्या था, पूरा बाकायदा उनका एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, कुछ लोग उसके ऊपर काम करते थे, वहां सिंचाई वगैरह होती थी, और इरिगेशन का भी काम हुआ करता था और उससे जो है उनका पूरा मतलब जैसे उससे भी उनको एक इनकम मिलती थी, ठीक है। The city and kingdom of Vijayanagar lasted for more than 200 years. One of the reasons was its military strength. The king had a large army. There were military schools where men were trained. तो कह रहे हैं कि विजयनगर का जो सिटी मतलब उसका जो शहर, उसका जो किंगडम था विजयनगर का, कम से कम 200 साल तक रहा है वो, ठीक है, यानी कि कोई हल्की फुल्की बात थी, लगभग 200 साल ये चला है। फिर कह रहे हैं कि इसका एक अच्छा रीजन जो था वो ये था कि ये जो इतना जो चल पाया कि इसके अंदर इसके बाद मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, यानी मिलिट्री जो थी इसकी वो मजबूत थी, और इनकी बाकायदा पूरी एक आर्मी थी किंग के पास। तो कोई भी अटैक करने से पहले 100 बार सोचता है ना, जब एक सिक्योरिटी होती है, एक प्रोटेक्शन होता है हमारे पास, तो फिर हम क्या होता है, हम डरे हुए कम होते हैं, है ना, कॉन्फिडेंट होते हैं। तो ऐसे ही वो लोग कॉन्फिडेंट थे। कह रहे हैं कि इनके मिलिट्री स्कूल्स बाकायदा हुआ करते थे उस जमाने में भी, और वहां पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी मिलिट्री में शामिल होने की, ठीक है बेटा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट
फॉर विनिंग बैटल्स वॉज अ रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी हॉर्सेस फ्रॉम अरेबिया। तो कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जब भी लड़ाइयाँ हुआ करती थी उनको जीतने के लिए जो जरूरी था ना तो वो घोड़े थे। तो वो घोड़े अच्छी क्वालिटी के घोड़े कहाँ से मिलते थे उनको? अरब से मिलते थे, अरेबिया से, क्योंकि अरेबियन हॉर्सेस जो है वो बहुत मशहूर है अपनी स्ट्रेंथ के लिए, है ना बेटा। इट वॉज दिस नीड दैट prompted the rulers to encourage the Portuguese to settle in their kingdom and trade। तो इसी स्ट्रेंथ की वजह से जो है जो वहाँ के जो रूलर्स थे वो इस बात पर मतलब एनकरेज हुए कि वो अपने एरिया में मतलब उन्होंने पुर्तगाल के लोगों को सेटल होने के लिए, अपने किंगडम में सेटल होने के लिए और व्यापार करने के लिए मतलब इजाजत दे दी। गोवा अंडर द पोर्टुगीज became a special port for the horse trade and they monopolized this trade। तो कह रहे हैं गोवा जो है, गोवा की बात अगर हम करते हैं, जब पुर्तगाल के लोग यहाँ पर आए थे तो गोवा जो है एक स्पेशल पोर्ट बन गया था कि वहां पर जो है वहां से वहां पर घोड़े खरीदे और बेचे जाते थे और इसमें उन्होंने मोनोपोली हासिल कर ली थी, यानी सिर्फ वहीं पर ऐसा होने लगा था फिर, यानी गोवा में ही घोड़ों की खरीद और बेच होती थी। It is interesting that one of the panels at the famous Vittal temple built by Krishna Deva Rai has Portuguese soldiers and their horses on it। तो कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो एक पैनल बनवाया है विठल टेम्पल पर, जो उन्होंने जैसे वो होती है ना, देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है इस पिक्चर में, देखिए ये देख रहे हैं आप, एक तरह का पैनल है ये। तो ये इसमें हॉर्सेस भी दिखा रखे हैं, छोटी सी पिक्चर तो समझ में नहीं आएगा आपको, अगर आप नेट पर देखेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। तो इसके अंदर ना क्या कर रखा है इन्होंने, इसके अंदर पूरा एक पैनल बनवा रखा है, इसके अंदर सोल्जर्स भी हैं, हॉर्सेस भी हैं। तो ये जो सोल्जर्स और हॉर्सेस हैं ये कौन सा, ये पोर्टुगीज हैं, यानी पुर्तगाल के हैं ये, ठीक है। Apart from the horses, several luxury and other items were also imported and exported from the 300 ports of the kingdom. Within the kingdom, many temple towns became centers of trade and manufacture. All this made the kingdom rich and prosperous. Many foreign travelers have left accounts of this great city Hampi. Domingo Peace was a Portuguese visitor to Vijayanagar who met Krishnadev Rai। तो अभी बता रहे हैं हम बेटा, कह रहे हैं कि इसके अलावा मतलब हॉर्सेस के अलावा भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा लग्जरी थी, बहुत अच्छे आइटम्स थे जिनकी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हुआ करती थी, यानी यहाँ से भी सामान बाहर जाता था और बाहर से भी सामान यहाँ पर आया करता था। और लगभग कितने पोर्ट्स उसके पास? 300 पोर्ट्स थे, यानी एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है पोर्ट्स का ये, यानी 300 पोर्ट्स है तो यानी अलग अलग पोर्ट से अलग अलग चीज़ें बाहर जा रही हैं और अलग अलग चीज़ें बाहर आ रही हैं, ठीक है ना। यानी किसी भी एक पोर्ट पर ही सारा रश नहीं होगा। कह रहे हैं किंगडम के अंदर बहुत सारे टेम्पल टाउन्स भी थे जो कि ट्रेड का सेंटर बन गए थे और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग भी होने लगी थी, यानी चीजें बनने भी लगी थी। अभी मैंने आपको बताया था टेम्पल टाउन्स कैसे बसते हैं, पहले टेम्पल्स होते हैं वहां पर, फिर वहां पर क्या होता है कि जब लोग देखने आते हैं वहां पर टेम्पल वगैरह में आते हैं तो उनकी जरूरत की वहाँ छोटी छोटी दुकानें खुलना शुरू होती है, फिर वो वहीं पर जो है वो लोग अपना घर भी बना लेते हैं, है ना। तो वो इन टेम्पल टाउन्स बस जाते हैं। तो कह रहे हैं इन सभी वजह से जो है किंगडम बहुत ही अमीर और प्रॉस्पेरस हो गया, बहुत खुशहाल हो गया वो, ठीक है। बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स उस जमाने में आए और उन्होंने हम्पी के बारे में बहुत सारी बातें लिखी, यानी अच्छी बातें लिखी, क्योंकि वो काफी ग्रेट सिटी थी। डोमिंगो पीस जो है ये भी एक ट्रैवलर है, वो पोर्टुगीज विजिटर थे, यानी पुर्तगाल से थे। वो सिर्फ देखने यानी घूमने के लिए आए थे विजयनगर, और वो वहां पर कृष्णदेव राय से भी मिले थे। कृष्णदेव राय विजयनगर के बहुत जाने माने राजा रहे हैं। तो बेटा हमने विजयनगर के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ लिया, अब हम देखेंगे मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम क्या है और इसके बारे में क्या दे रखा है आपकी बुक में, देखते हैं। देखिए मसूलीपट्टनम के बारे में, मसूलीपट्टनम is situated on the Bay of Bengal on the river Krishna. It derived its name owing to the construction of a gateway to the town decorated with eyes of a fish, also called मछली। तो कह रहे हैं मसूलीपट्टनम जो है वो कहाँ पर है बेटा? बे ऑफ बंगाल में है, यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित है ये, रिवर कृष्णा के ऊपर, यानी रिवर कृष्णा जो है वो कोस्टल एरिया है, रिवर कृष्णा बहती है इसके पास, ये मतलब है। कह रहे हैं कि इसका जो नाम है मसूलीपट्टनम, तो इसके नाम के पीछे जो मतलब एक कहानी है वो ये है कि इस शहर के पूरा गेटवे है, इस शहर का एक ना मतलब एक गेट बना हुआ है, उस गेट के ऊपर जो है मछली की 2 आंखें बनी है, ठीक है। तो जिसको हम मछली बोलते हैं तो इसलिए वो मछली से वो मसूलीपट्टनम हो गया। It was founded in the 14th century by the trading Arabs who found their way from the Red Sea to southern India। तो कह रहे हैं कि इसलिए कब मतलब ये कब फाउंड किया गया, कब दरियाफ्त किया गया, ये 14वीं सदी की बात है, जबकि जो ट्रेडिंग अरब से जो ट्रेड करना चाहते थे इंडिया के साथ, तो वो लोग जब यहाँ पर आए रेड सी के थ्रू, तो उन्होंने सदर्न इंडिया में एंट्री कर ली। Towards the end of the 16th century, a new sea link was established between Masulipattnam and the west. Much of the capital investment in Masulipattnam's shipbuilding and maritime trade came from the Iranians who had immigrated to the Golconda Kingdom। तो अभी बता रहे हैं हमें कि जब 16वीं सदी के आखिर में हम पहुंचते हैं तो हम ये भी एक मतलब एक नया सी लिंक जो है, एक सी लिंक खुल गया था नया, जो कि बना दिया गया था मसूलीपट्टनम और वेस्ट के बीच में, ठीक है। यानी पहले क्या था, पहले सिर्फ अरब आए थे यहाँ पर, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मसूलीपट्टनम और वेस्टर्न कंट्रीज थी वो भी आपस में जुड़ती चली गई। कह रहे हैं ज्यादातर जो इसकी कैपिटल बनाने में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है मसूलीपट्टनम के अंदर, जो शिप बिल्डिंग है या इसके अलावा मैरीटाइम ट्रेड है, यानी पूरा
जो एक पूरा रास्ता बनाने का जो जितने भी खर्चा है वो ईरानियन ट्रेडर्स ने किया है, यानी ईरानीज जो थे जो यहाँ पर आते थे, जो यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे बल्कि गोलकुंडा किंगडम में, तो उन्होंने ही सारे पैसे इस पर लगाए थे इसको डेवलप करने के लिए। Masulipatam developed as a manufacturing center and in the 17th century it was a city of weavers and dyers. Around it many settlements of weavers, producers of natural dyes, cloth printers developed. The Shinds of Masulipatam had a great reputation abroad for good quality of their dyes. तो कह रहे हैं मसूलीपट्टनम जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के तौर पर डेवलप हुआ था, यानी यहाँ पर जो है सामान बनाया जाने लगा था। सिर्फ यहाँ पर सामान लाया नहीं जाता था बल्कि यहाँ से बन करके और यहीं से आगे पहुंचा दिया जाता था। ठीक है, ये 17वीं सदी की बात है। कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया था वीवर्स के लिए और डायर्स के लिए, एक उनकी सिटी बन गई थी पूरी। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी सेटलमेंट्स हुई वीवर्स की, प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल डाइज की, यानी जो नेचुरल डाई करते हैं कपड़े वगैरह, उनकी जो क्लोथ प्रिंटर्स थे वो सब यहाँ पर बहुत ज्यादा उनका विकास हुआ। शिट्स जो एक कपड़ा था, यानी एक प्रिंटेड एक कपड़ा होता है, तो मसूलीपट्टनम का वो कपड़ा बहुत ज्यादा उसको रेपुटेशन मिली अब्रॉड में। ठीक है, कि उसकी जो कपड़े की क्वालिटी भी और ड्रेस की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ पूरे वर्ल्ड में। The Great Bazaar served as a market for people within 100 km radius. The rulers of Golconda encouraged कलमकारी पेंटिंग। तो कह रहे हैं कि यहाँ का जो बाजार था वो बहुत बड़ा बाजार था, लगभग 100 किलोमीटर रेडियस के अंदर जितने भी लोग रहते थे उनकी बाकायदा सभी जरूरतों को पूरा कर दिया करता था। जो यहाँ का रूलर था, गोलकोंडा के जो रूलर्स हुआ करते थे, उन्होंने कलमकारी पेंटिंग को बहुत ज्यादा एनकरेज किया, बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। मसूलीपट्टनम in 1620 CE had 7,000 weavers. Their operations besides weaving included printing, bleaching, washing and dressing. तो कह रहे हैं कि मसूलीपट्टनम में 620 CE की बात कर रहे हैं कि लगभग उस वक्त 7,000 वीवर्स हुआ करते थे, यानी बुनाई करने वाले। उनका क्या काम था कि भाई वो वीविंग भी करेंगे, यानी बुनाई भी करेंगे, साथ में कपड़ों को प्रिंट करेंगे, ब्लीच करेंगे, वॉश करेंगे और फिर उसको ड्रेस करेंगे, यानी उसको बिल्कुल सिल के तैयार कर देंगे। Large quantities of cloth was exported from here to Southeast Asia. Even today, weavers form a large portion of the inhabitants, though their trade has greatly declined since the beginning of the 19th century. तो कह रहे हैं कि बहुत ही बड़ी मात्रा में जो कपड़ा यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। ज्यादातर कपड़ा साउथ ईस्ट एशिया में जाता था, यानी जब हमारे देश से चीजें बाहर जाती हैं तो इट मीन्स कि विदेशी पैसा हमारे देश में आएगा और हम अमीर हो जाएंगे, है ना। जब हमारे देश में चीजें बाहर से आ रही हैं, इट मीन्स कि हमारा पैसा भी हमारे पास से जा रहा है और हम जो है ना, हमारी जो वैल्यू है वो भी दुनिया में थोड़ी कम होती जा रही है, यानी हम गरीब हो रहे हैं तरीके से, समझिए। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि अगर हम आज की बात करते हैं तो आज भी जो वहाँ की ज्यादातर आबादी है वो वीवर्स की है। हालांकि उनका जो काम है, जो उनका पुरानी पुश्तैनी काम था वो खत्म हो चुका है लगभग, क्योंकि अब 19वीं सदी से जो है, क्योंकि हाथ के काम वालों की ज्यादा मतलब अब वैल्यू नहीं रही है, ज्यादातर अब जो है मशीन्स काम कर रही हैं, तो इसलिए 19वीं सदी की शुरू से ये जो ट्रेड है काफी हद तक डिक्लाइन हो गया, खत्म हो गया। With little opposition from the Portuguese, Masulipatam became a center not only for international trade but also for the transport and redistribution of goods from other coastal areas such as Bengal. कह रहे हैं कि पुर्तगालियों ने इसका थोड़ा विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद भी मसूलीपट्टनम जो है वो एक सेंटर बन गया था। सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड का नहीं, यानी सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ट्रेड नहीं बना, बल्कि जो है उस यहाँ पर क्या होने लगा, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी होने लगा और रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होने लगा सामान का। ठीक है, जो दूसरे कोस्टल एरिया से यहाँ पर सामान आता था, जैसे बंगाल वगैरह से आता था, तो वो यहीं पर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाया करता था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड फ्रॉम द पोर्ट टू द कैपिटल सिटी ऑफ गोलकोंडा बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह contributed to its prosperity for goods could then be carried overland from Masulipatam via Golconda to the bustling commercial center at सूरत इन गुजरात। तो कह रहे हैं कि अब क्या हुआ, बाकायदा जो है गोलकुंडा तक, मतलब गोलकुंडा कैपिटल सिटी है, तो वहां पर जो है मसूलीपट्टनम और गोलकुंडा तक एक रोड बना दिया गया बीच में। ठीक है, किसने बनाया था, कुली कुतुब शाह ने बनाया था। और इससे क्या हुआ, इससे इसके अमीर होने में, इसके खुशहाल होने में और इससे बहुत बढ़ावा मिला। ठीक है, बहुत और आसानी हो गई इस बात से। कह रहे कि अब जो सामान था वो बाकायदा कहाँ से ला सकते थे, मसूलीपट्टनम से गोलकुंडा आराम से सामान जा सकता था और फिर उसके बाद आगे गुजरात वगैरह पहुंच जाता था वो सामान। By about 1650 CE, Masulipatam had grown to a population of 1 lakh, comparable both to Surat and to combined cities of Golconda, Hyderabad. तो कह रहे हैं कि 650 CE की बात है कि मसूलीपट्टनम की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 1 लाख हो गई थी, जिससे अगर हम कंपेयर करें तो सूरत और गोलकोंडा और हैदराबाद की, मतलब इन सब सिटीज की जो पॉपुलेशन थी वो इतनी नहीं थी जितनी मसूलीपट्टनम की अकेले थी। In the 17th century, Masulipatam was a center of French, British and Dutch trade. It is one of the earliest known British settlements in the subcontinent of India. It was important because it was the port of Golconda. तो अब कह रहे हैं कि 17वीं सदी के अंदर मसूलीपट्टनम जो है वो एक सेंटर बन गया था फ्रेंच, ब्रिटिश और डच लोगों के लिए, यानी यहीं से ये लोग आकर के व्यापार किया करते थे, यहीं से एंट्री लेते थे इंडिया में। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये बहुत ही पुराना
एक ब्रिटिश सेटलमेंट का के समय की बात है ये, और हिंदुस्तान का बहुत पुराना पोर्ट रहा है ये, और काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्ट था कहाँ का था? गोलकोंडा का था, यानी ये पूरी किसी रेपुटेशन थी अपनी। The British established a trading post here in 1611 CE and were permitted to erect a fortified factory there. तो कह रहे हैं ब्रिटिश ने जो है यहाँ पर अपना पूरा ट्रेडिंग पोस्ट बना लिया। पोस्ट यानी एक मतलब जैसे होता है ना, एक ऑफिस बना लिया एक तरीके से, ठीक है। और 1611 सीई के अंदर ये उन्होंने बना लिया। उसके बाद उन्होंने परमिशन ले ली कि यहाँ पर क्या करेंगे, बाकायदा अपनी एक फैक्ट्री बनाएंगे। द डच ऑब्टेन्ड अ स्पेशल फार्ममैन from the ruler of Golconda to set up a factory after a Dutch trader had visited the port city. The Dutch also exported indigo from Bengal through this port. Both the British and the Dutch competed for the trade of Masulipatam. Golconda mines produce the largest diamonds in the world. The trade in diamonds and rubies also added to the prosperity of Masulipatam. तो अभी कह रहे हैं कि पहले तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एक कंपनी स्टैब्लिश करने की बात की, लेकिन उसके बाद एक डच, मतलब डच भी बेटा, डच भी जो है ना जगह है, डेनमार्क जगह है ना, डेनमार्क के लोगों को डच बोलते हैं। तो फिर उन्होंने जब यहाँ का पूरा एरिया देख लिया, अच्छे तरीके से गोलकोंडा को देख लिया, तो उन्होंने भी यहाँ पर अपनी एक कंपनी स्थापित करने की बात की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन लोगों ने यहाँ से जो है सारा व्यापार शुरू हो गया, यहाँ से ही ये लोग सामान लेकर जाने लगे। और इंडिगो जो है यानी नील जो है वो भी बंगाल से नील लेकर के वो इसी रास्ते जाया करता था, ठीक है। तो ब्रिटिश और डच जो है इनका आपस में कॉम्पिटिशन रहने लगा मसूलीपट्टनम के ट्रेड को लेकर के। और गोलकोंडा माइंस जो थी वो प्रोड्यूस करती थी बहुत ही लार्जेस्ट डायमंड्स, यानी दुनिया के सबसे बड़े बड़े डायमंड जो है वो गोलकोंडा माइन से निकलते थे, गोलकोंडा की कानों से निकलते थे। और यही जो डायमंड्स थे, फिर और रूबीज बेटा एक प्रेशियस स्टोन होता है, तो उनकी जो है उनका भी ट्रेड हुआ करता था, वो भी बाहर देशों में जाते थे। तो उससे जो है मसूलीपट्टनम और ज्यादा प्रॉस्पर हो गया और ज्यादा खुशहाल और ज्यादा अमीर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा आपका सूरत। तो सूरत के अंदर देखिए, सूरत stands on the banks of the river Tapti and was one of the Western India's major ports and trading towns during the medieval time. In 1573 CE, Surat fell to Akbar after a prolonged siege. तो कह रहे हैं सूरत जो है वो कहाँ पर खड़ा है, वो नदी ताप्ती नदी के किनारे पर खड़ा हुआ है, ठीक है। और ये वेस्टर्न इंडिया का बहुत बड़ा पोर्ट है। वेस्टर्न इंडिया यानी बेटा ये गुजरात में है ना। तो मैप अगर आपके जहन में है तो आप देख सकते हैं, मतलब अपने जहन में सोच सकते हैं कि गुजरात किस तरफ है, तो वहीं पर ये है। और कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है बहुत सारे ट्रेडिंग टाउन्स भी थे। मिडिवल टाइम की बात बता रहे हैं हमें। कह रहे हैं 1573 सी के अंदर सूरत जो है वो अकबर के पास चला गया था, यानी एक काफी लंबी लड़ाई के बाद जो है उसको अकबर ने जीत लिया था। द सूरत फोर्ट वाज रिपेयर्ड ड्यूरिंग अकबर्स टाइम। सूरत वाज एन इंपॉर्टेंट मुगल ट्रेडिंग पोर्ट एंड आल्सो द पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ मुस्लिम पिलग्रिम्स फॉर मक्का। तो कह रहे हैं कि अकबर के टाइम में जो सूरत का पोर्ट था, जो सूरत का जो पूरा जो पोर्ट एरिया था उसको दोबारा से बनाया गया था। सूरत जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मुगल ट्रेडिंग पोर्ट था, यानी यहीं से जो है क्या हुआ करता था बेटा, जो सामान था वो यहाँ से जाया करता था। मुगल जो भी व्यापार किया करते थे बाहरी देशों से, तो वो यहीं से जाता था। और साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी थी क्योंकि यहाँ से मुस्लिम जो है वो अपने यानी मुस्लिम जो है मक्का जाया करते थे, यानी हज करने जाया करते थे इसी पोर्ट से। क्योंकि पहले जमाने में एरोप्लेन तो होते नहीं थे, तो वो लोग पानी के जहाज से ही जाते थे, जो भी जाता था, ठीक है। फिर वो चाहे 6 महीने में पहुंचे चाहे 3 महीने में पहुंचे, तो वो लोग जाते ही से थे। It was also the terminus of a major overland route from Agra and Delhi. It had a fertile hinterland which provided food and other resources as well as a wealthy banking community situated on the Tapti River. Surat had a mediocre harbour, but its other advantages ensured it the foremost place among Indian port cities on the west coast. It was a major center of export of textiles, indigo and other products. It was also the place from where goods were sent to other parts of the empire. तो अभी कह रहे हैं कि जो सूरत के आसपास का जितना भी एरिया था वो सब बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके का हिंटरलैंड था, और मतलब बहुत ही उपजाऊ जमीन थी ये, जहाँ से जो है लोगों को खाने की और बहुत सारे रिसोर्सेज मिल पाते थे, मतलब यहाँ पर उग जाते थे, ठीक है ना। और ये बहुत ज्यादा वेल्दी बैंकिंग कम्युनिटी सिचुएटेड थी, यानी ताप्ती रिवर जो था, ताप्ती रिवर के आसपास जितना भी एरिया था वो काफी ज्यादा रिच था। रिच से मतलब ये है कि रिसोर्स रिच था वो, ठीक है। सूरत जो है वो एक मीडियोकर था, यानी एक मीडिएटर था, मीडिएटर हार्बर था। वो हार्बर बोलते हैं बेटा उसी पोर्ट को ही बोलते हैं हार्बर, ठीक है। इसके दूसरे फायदे ये थे कि इससे क्या होता था, इससे जो है इंडियन पोर्ट सिटीज के अंदर अगर आप कुछ भी भेजना चाहते थे तो वो आप यहाँ से भेज सकते थे। पोर्ट सिटीज का मतलब यानी पानी से आप जाएंगे और पानी के थ्रू ही आप कहीं भी पहुंच जाएंगे। जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, या कर्नाटक है, फिर केरला है, तो ये सब क्या है, पोर्ट सिटीज ही। इनके अंदर भी बहुत सारा हिस्सा जो है ना पानी के किनारे पर ही बसी है, बहुत सारे टाउन्स इनके। तो अगर आप कुछ भी देश के अंदर ही भेजना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से भेज सकते हैं, ठीक है ना बेटा। और सूरत जो है वो एक तरीके से घर भी था बहुत सारे मर्चेंट्स के लिए।
और यहाँ से क्या चीजें एक्सपोर्ट हुआ करती थी बेटा, टेक्स यानी कपड़े, इंडिगो और दूसरे प्रोडक्ट्स भी यहाँ से जाया करते थे। और ये जो है एक ऐसा ऐसा प्लेस था ये कि अगर आप पूरे एम्पायर में, यानी मुगल एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, अगर आप उसके अंदर कुछ भी कहीं भी भेजना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से भेज सकते थे। सूरत was a home for many merchants, Multanis, Kashmiris and Muslim merchants of the Bohra community, the Baniyas of Rajasthan and Gujarat. It soon became a wealthy city. In 1660 CE, it probably had a population of 1 lakh and may have doubled in size by 1700 CE. तो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का घर था। किन किन का घर था? घर से मतलब ये नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर बस गए थे, जैसे मुल्तानीज हैं, कश्मीरीज हैं, और जो बोहरा बोहरा जाति के, बोहरा कम्युनिटी के जो मुस्लिम मर्चेंट्स थे वो भी थे, और बनियाज भी राजस्थान के वो और गुजरात के, वो सब यहीं पर आकर बस गए थे इसके आसपास ही। ठीक है। और ये बहुत जल्दी जो है बहुत अमीर सिटी बन गया था। 1660 के अंदर जो है इसकी पॉपुलेशन 1 लाख थी, और जो कि बहुत ही जल्दी यानी अगले ही कुछ सालों में 1700 के आसपास ही पूरी डबल हो गई थी, यानी 1 लाख से 2 लाख हो गई थी, इतनी बढ़ गई थी। In 1612 CE, the British established a trading factory in Surat, followed by the Dutch in 1616 CE and the French in 1664 CE. A trading factory was a place where goods were stored. The Europeans had to take permission from the ruler to construct these. Most of the foreign merchants lived inside the large premises that was later converted into forts. Some of the banyas helped the foreign merchants to exchange different currencies. तो अभी कह रहे हैं कि जो 1612 CE की बात है कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आकर के अपना एक ट्रेडिंग फैक्ट्री लगाई सूरत में। ठीक है। फिर उसके बाद जो है 1616 के अंदर डच यहाँ पर आए अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए। उसके बाद 1664 में फ्रेंच यहाँ पर आए अपने फैक्ट्री के लिए। ठीक है। उन्होंने यहाँ पर एक ट्रेडिंग फैक्ट्री लगाई। इसका मतलब क्या था कि एक ऐसी जगह जहाँ पर ये अपना बना हुआ सामान इकट्ठा कर सकें। और यूरोपियंस जो है वो यहाँ पर जब भी आते थे तो पहले उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी, ताकि वो एक मतलब जो स्टोर वो बनाना चाहते हैं, जो फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, उसके लिए वो क्या लें, एक परमिशन लेंगे पहले। ठीक है। ज्यादा फॉरेन मर्चेंट्स जो थे, यानी फॉरेन से आने वाले जितने भी व्यापारी थे, वो बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े प्रीमिसेस में रहा करते थे। ठीक है। और बाद में ही उनको ही किले बना दिया गया बाद में। तो अगर आप अभी भी अब जाएंगे गुजरात में और राजस्थान में बहुत ज्यादा किले हैं, तो वो सब उसी जमाने के बने हुए हैं। ठीक है बेटा। सम ऑफ द बनियान, अच्छा, बहुत सारे बनियों ने जो है फॉरेन मर्चेंट्स की हेल्प की थी मनी एक्सचेंज करने में, क्योंकि उनके पास अपने पैसे हुआ करते थे और यहाँ के तो पैसे अलग होते हैं, रुपए अलग होते हैं यहाँ के, तो वो लोग एक्सचेंज कर दिया करते थे जो बनिए होते हैं। ठीक है। Ships sailed into the port from all over the world as well as from other parts of India. The richest trader of Gujarat, Abdul Ghaffur, who owned many ship lived here. तो कह रहे हैं कि शिप जो है वो बहुत सारे मतलब इस पोर्ट के अंदर आती थी और पूरे वर्ल्ड से आती थी, यानी ये बड़ा पोर्ट था इंडिया का, और इंडिया के भी दूसरे पार्ट से, पूरे वर्ल्ड से भी शिप्स आकर के इस पोर्ट पर रुका करती थी, ठहरा करती थी। बेटा ये डिपेंड करता है ना, अगर पोर्ट छोटा हो तो बड़े बड़े जहाज वहां नहीं रुक सकते। तो इतना बड़ा था ये पोर्ट कि यहाँ पर पूरे इंडिया से भी और पूरे इंडिया की भी शिप्स और पूरे वर्ल्ड की भी शिप्स यहाँ पर आकर रुका करती थी। और उस जमाने के जो रिचेस्ट ट्रेडर हुआ करते थे गुजरात के, वो थे अब्दुल गफूर। उनकी अपनी बहुत सारी शिप्स थी, वो वहीं रहा करते थे। Throughout the 17th and 18th centuries, the port at Surat was important for connections with the Arabian Sea and important markets for goods from the east and the west. तो कह रहे हैं कि 17वीं और 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के जो पोर्ट थे, सूरत का जो पोर्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। क्यों? क्योंकि कनेक्शन, ये एक तरह का एक कनेक्टर था अरेबियन सी के बीच में। ठीक है। और जो दुनिया की अलग अलग मार्केट्स थी, इंपॉर्टेंट मार्केट्स जो थी ईस्ट और वेस्ट की, वो भी कनेक्ट कर रहा था अपने आप से। Here the Europeans bartered European, African and Japanese luxury goods for indigo, sugar, textiles and other goods from Gujarat and the interior. तो अभी कह रहे हैं कि यूरोपियंस यहाँ पर आया करते थे और बार्टर करते थे। बार्टर क्या होता है बेटा? जब आप सामान के बदले सामान लेते हैं, है ना, यानी पैसे नहीं दे रहे आप, सामान दिया आपने और उसके बदले वो सामान खरीद लिया मतलब, है ना, तो उसको आप बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो कह रहे हैं यूरोपियंस जो थे वो बार्टर करते थे यूरोपियन और अफ्रीकन और जापानीज लग्जरी गुड्स, यानी जो यूरोप की, जापान की और अफ्रीका की जो लग्जरी गुड्स होती थी, यानी लग्जरी सामान जो हुआ करता था, उसको वो दिया करते थे। और यहाँ से क्या लेकर जाते थे? वो यहाँ से नील लेकर जाते थे, चीनी लेकर जाते थे और कपड़ा लेकर जाते थे। ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारा सामान था गुजरात से जो वो लेकर जाया करते थे, और गुजरात के पोर्ट से भी और उसके अंदर से भी, गुजरात के अंदर से भी। We have many interesting accounts written by European traders and officers about trade and the life of people in Surat. कहना है कि हमारे पास बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो यूरोपियन ट्रेडर्स ने लिखे हैं, या वहाँ के ऑफिसर्स ने लिखे हैं ट्रेड के बारे में और यहाँ के सूरत के लोगों के बारे में। In 1707 CE, 57 Indian ships, of which 14 belonged to Ghaffur, were ready to sail. Many of them were to go to the Red Sea. In Surat, at around this time, there was some important places like the customs house, where traders paid their taxes, the mint, where traders from foreign countries gave their gold and silver to get coins to the Mughal Empire minted for themselves.
तो कह रहे हैं 1707 की बात, लगभग 1707 तक 57 इंडियन शिप्स ऐसी थी जिसमें से टोटल 57 इंडियन शिप्स थी, जिसमें से 14 जो थी वो गफूर की थी। यानी अभी हमने गफूर के बारे में पढ़ा था ना, उमर अब्दुल गफूर, हाँ, उनकी थी वो, जो बिल्कुल रेडी टू सेल थी, यानी बिल्कुल तैयार थी, कभी भी उनको आप पानी में उतार सकते थे। ठीक है, उसमें से जो थी बहुत सारी जो थी वो किस में जाती थी, वो रेड सी में जाती थी, और बहुत सारी अलग अलग सीज में जाया करती थी। अगर हम सूरत की बात करते हैं उस जमाने, मतलब उस टाइम की बात अगर हम करें सूरत की, तो बहुत सारे बॉर्डर प्लेसेस थी सूरत के अंदर, जैसे द कस्टम्स हाउस एक जगह ये थी। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो भी बाहर से ट्रेडर्स आते थे, तो उनको यहाँ पर टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, फिर एक जगह से दमिंट क्या थी, यहाँ पर ट्रेडर्स जो आते थे फॉरेन कंट्रीज से, वो आकर के यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स देते थे। तो यहाँ पर आकर फॉरेन कंट्रीज से जो है वो जो लोग यहाँ पर आते थे, वो अपने अपने साथ गोल्ड और सिल्वर वगैरह लाकर यहाँ पर एक जमा करवाते थे, और उसके बदले यहाँ पर उनको मुगल एम्पायर के जो कॉइन्स थे वो उनको दे दिए जाते थे। In the busy bazaars of Surat, there were hundreds of horses, camels, and bullock carts, bales of cloth, sacks of indigo, and sugar were always being unloaded from carts. Hundreds of traders went around buying the items. Many Europeans went around with Indian middlemen who explained everything to them. There were also laborers who loaded, unloaded, and sailed off in the ships. तो ये क्या बता रहे हैं बेटा हमें कि अगर हम सूरत के बाजार की बात करें, सूरत में जो बाजार हुआ करते थे बहुत ही बिजी होते थे। वहां पर क्या होता रहता था हर वक्त, वहां पर जो है कभी 100 घोड़े और ऊंट और बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ियां वगैरह खड़ी रहती थी। बहुत सारे कपड़ों की दुकानें, बहुत सारे जो इंडिगो के जो सैक्स बोलते हैं बेटा, वो जो होती है ना बोरी, इंडिगो की बोरियां रखी रहती थी, है ना, और शुगर की बोरियां रखी रहती थी, वो बिल्कुल कभी कभी कार्ट से उतारी जा रही है, कभी कार्ट में चढ़ाई जा रही है। तो ये सब हुआ करता था, यही होता रहता था वहां पर, इतना इतना बिजी बाजार था वो। बहुत सारे ट्रेडर्स वहां पर हुआ करते थे जो सामान खरीद रहे होते थे, बहुत सारे यूरोपियंस वहां पर आया करते थे, और साथ में उनके कुछ इंडियन लोग भी होते थे जो उनको समझाते रहते थे कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इस तरीके से, क्योंकि उन्हें पता नहीं ना कि क्या हो रहा है ना, मतलब उन्हें लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी। और इसके अलावा बहुत सारे लेबरर्स भी होते थे जो सामान को उतारते थे, फिर चढ़ाते थे, और इस तरह ये फिर कभी शिप में रखते थे, और इस तरह फिर वो सामान, तो ये सभी काम जो है ये सूरत के अंदर हुआ करते थे। इसलिए आप देख सकते हैं कि कितना एक रिच पोर्ट था, कितना ज्यादा प्रॉस्पर था ये। आगे देखते हैं। Aurangzeb's death caused many problems in the capital in Delhi. Simon Deodati was a young Dutch trader who lived in Agra. He closed down the Dutch factory there and traveled to Surat. Although he traveled with the son of the governor of Surat, they were repeatedly attacked. On one particular day, 2 January 1717 CE, they were attacked 3 times. They often changed their routes as they made their way to Surat. तो अब कह रहे हैं कि औरंगजेब की डेथ के बाद क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। ठीक है, दिल्ली के अंदर, यानी कैपिटल जो थी उस जमाने में मुगल्स की जो कैपिटल थी वो दिल्ली थी, तो वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई जब औरंगजेब की डेथ हो गई। तो अभी कह रहे हैं साइमन डिओडाटी जो है ये एक यंग डच ट्रेडर थे जो आगरा में रहा करते थे, और उन्होंने क्या करा फिर, मतलब जब डेथ हो गई औरंगजेब की, तो उन्होंने अपनी डच फैक्ट्री जो थी वहां पर वो क्लोज की, और वहां वो उन्होंने सूरत के लिए सफर किया। ठीक है, आगरा से सूरत वो आने लगे, यानी यूपी से गुजरात आने लगे। हालांकि वो जो है ट्रैवल कर रहे थे, गवर्नर के सन के साथ ट्रैवल कर रहे थे, सूरत के जो गवर्नर थे उनकी बेटे के साथ वो सफर कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर बार बार अटैक किया गया एक ही दिन के अंदर। वो कब की बात है, 2 जनवरी 1717 CE की बात है कि उनको जो है लगभग 3 बार अटैक किया गया उनके ऊपर, और उन्होंने कई बार जो है अपने रूट्स भी चेंज किए कि मतलब सूरत पहुंचने के लिए, लेकिन उन पर फिर भी अटैक होते रहे। Surat was attacked by the Marathas in 1723 CE, and in the coming years, the merchants of Surat had faced many problems as they faced losses. The ship owners of Surat were almost wiped out. The English, however, took advantage of this situation. The English controlled half of the trade and the Dutch about 1/10. तो अभी कह रहे हैं कि सूरत पर बार बार हमले किए गए मराठास के द्वारा, यानी मराठा जो थे उन्होंने हमले किए। 1723 CE की बात है ये, कि आने वाला जो साल था, तो आने वाले साल में जितने भी मर्चेंट्स थे, सूरत के जितने भी व्यापारी थे, वो सबको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, और बहुत कुछ उन्होंने अपना खो दिया, और जितने भी शिप ऑनर्स थे लगभग वो बिल्कुल वाइप आउट हो गए, यानी बिल्कुल जैसे साफ हो गए वहां से, यानी कोई बचा ही नहीं। और इंग्लिश, इसका जो फायदा हुआ वो किसको हुआ, वो इंग्लिश को हुआ, यानी अंग्रेजों को हुआ। इस सिचुएशन का फायदा हुआ, और लगभग उन्होंने जितना भी पूरा का पूरा जो ट्रेड था उसका हाफ कंट्रोल कर लिया उन्होंने, और जो बचा उसका 1/10 कंट्रोल कर लिया डच ने। तो बेटा देखिए, इस तरह जो है हम धीरे धीरे करते करते अंग्रेजों के गुलाम बनते चले गए। हालांकि ऐसा नहीं था कि हम कभी भी बहुत गरीब थे, कभी भी हम अनपढ़ थे, या कभी भी हम ऐसे थे कि हमें कुछ पता नहीं था। पूरे इंडिया का जो कपड़ा जाता था मसूलीपट्टनम वगैरह से, तो पूरे वर्ल्ड में फेमस कपड़ा था वो, है ना। तो
हमें पता था तभी तो हम कर पाते थे ना, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा होने नहीं दिया। हमारे ही देश के लोगों ने हमारे ही खिलाफ आवाज उठा करके, हमारे से मतलब ये नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम जब हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम सब एक ही है ना, हम ही है वो सब, मैं नहीं हूँ, हम है ना। तो देखिए चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके अंदर क्या प्रैक्टिस वर्क है। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ए है, उसके अंदर ओरल क्वेश्चन है, उसमें आपके 4 पार्ट्स है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसमें से फर्स्ट आप कट कर दिए, सेकंड देखिए, सेकंड है नेम द पोर्ट इन गोलकोंडा। तो अभी हमने पढ़ा था, तो आप लिखेंगे द पोर्ट इन गोलकोंडा इज मसूलीपट्टनम। इसका आंसर इस तरह लिखेंगे कॉपी में अपनी, ठीक है, नोटबुक में। थर्ड है आपका हु वॉज द बंजारास। इसका आंसर देखने के लिए आ जाइए पेज नंबर 41 पर। बेटा देखिए ये है आपका ए का थर्ड आंसर। यहाँ से आप लिखेंगे द बंजारास वर, यहाँ से लिखेंगे, और थर्ड लाइन में लिखा हुआ है फ्रॉम पीजेंट्स, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़कर यहाँ लिखिए, देखिए द बंजारास, ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है इन कैरावान्स, यहाँ तक। तो ये पूरा आपको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। ये हो गया आपका ए का थर्ड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेम सम मेजर पोर्ट्स ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड, ठीक है, जो मेजर पोर्ट्स के बारे में बता रहे हैं। तो आप देखिए इसका आंसर, आप देखिए पेज 40 पर आ जाइए, पेज नंबर। इसका आंसर आप लिखेंगे अमंग द फ्लरिशिंग पोर्ट्स, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन है ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। इसमें सारे ही पोर्ट्स आ गए, तो ये हो गया आपका ए का फोर्थ आंसर। बेटा क्वेश्चन बी देखिए, क्वेश्चन बी के अंदर क्विज है आपका। इसके अंदर आपसे पूछ रहे हैं ये राइट टू कमर्शियल टाउन्स। तो कमर्शियल टाउन्स कौन कौन से थे, कई सारे थे, उसमें से हमने 2 लिख लिए हैं, सूरत और बॉम्बे। बॉम्बे को प्रेजेंट में बोलते हैं मुंबई, ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड है राइट टू टेम्पल टाउन्स। टेम्पल टाउन्स लिखने हैं आपको 2, तो वो भी कई सारे हैं, तो मैंने इसमें लिख दिया विदिशा, चोलापुरम, ठीक है। उसके बाद थर्ड है राइट टू पोर्ट्स। पोर्ट्स कौन कौन से, वो भी कई सारे हैं, तो हमने 2 लिख लिए हैं कोई से भी। तो कौन कौन सा हो गया, एक हो गया केम्बे और एक हो गया संदाबर, ठीक है। केम्बे यानी खंबात, ये गुजरात में है, और संदाबर जो है गोवा में है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रखे हैं बेटा। इसके अंदर फर्स्ट है आपका हुंडीज मीन्स। हुंडी का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, मनी चेंजेस, सोशल प्रेस्टीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लो लाइंग हिल्स। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया था ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, तो यहाँ पर आप टिक लगा दिएगा। उसके बाद सेकंड है पद्मा सलायार रिलेटेड टू विच स्टेट। ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश, मेघालय, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। फिर थर्ड है संदाबर इज सिचुएटेड इन, अभी बताया मैंने आपको, ये गोवा है ना, तो गोवा आ गया इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद फोर्थ है कलमकारी ओरिजिनेटेड इन। कलमकारी ओरिजिनेट कहाँ पर हुई बेटा, तो ये हो गया आपका मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम में गोलकोंडा में मतलब। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, यानी बी पार्ट है आपका, फिलअप्स है। तो फर्स्ट फिलअप देखिए आप, द बंजारास यूजुअली मूव्ड विद। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, ब्लैंक में लिखिए देयर फैमिलीज, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है ऑफ को कट कर दिए, यहाँ लिख दिए बाय, विद देयर फैमिलीज बाय ऑक्सन और कैमल्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड है द यूज ऑफ ब्लैंक मेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड सेफ। तो यहाँ पर आएगा द यूज ऑफ हुंडीज, ठीक है ना, जिसे चेक्स होते हैं, वो बताया था मैंने आपको कि चेक की तरीके से होते हैं। उसके बाद थर्ड है द मेंबर्स ऑफ द पद्म सालियार एंड काइकोरल कम्युनिटीज वर वीवर्स बाय प्रोफेशन। तो यहाँ वीवर्स आ जाएगा। फोर्थ है आपका द सिटी एंड किंगडम ऑफ विजयनगर लास्टेड फॉर मोर देन 200 ईयर्स। तो कह रहे हैं विजयनगर का किंगडम लगभग 200 साल तक चला, ठीक है। तो ये आपके फिलअप्स हो गए। सभी क्वेश्चन ध्यान से बुक में नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन ए जो ओरल क्वेश्चन है वो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, बाकी सब बुक का ही काम है अभी तक का। आगे देखिए क्वेश्चन सी है ये। क्वेश्चन सी के अंदर आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं। मैच द फॉलोइंग के अंदर आपको यहाँ पर 6 दे रखे हैं, 1 2 3 6 वर्ड्स है ये, इनको रिलेट करना है आपको यहाँ, ठीक है ना। तो मैंने डायरेक्ट नंबरिंग कर दी ताकि खिचड़ी ना बने। तो अब देखिए फर्स्ट है सूरत। तो सूरत कहाँ से रिलेटेड है, गुजरात से, है ना। सेकंड है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम क्या है बेटा, ये एक पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हम्पी। हम्पी क्या है, कैपिटल है ना, कैपिटल है विजयनगर की। फोर्थ है आपका काशी। काशी एक पिलग्रिमेज सेंटर है। और फिफ्थ है बयाना। बयाना कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है जी। उसके बाद सिक्स है कुंभकोणम। तो कुंभकोणम कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में। तो ये आपकी मैचिंग हो गई, ये भी आपको बुक में ही नोट डाउन करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। बेटा डी का फर्स्ट पार्ट है आपका हाउ डू वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिवल टाउन्स, ठीक है। तो इसके बारे में इसका आंसर लिखने के लिए देखिए जरा पेज 45, ये लिखा हुआ है यहाँ पर थॉर इट अगेन के अंदर फर्स्ट, बिल्कुल फर्स्ट बुलेट जो है ना वही बना, वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिवल टाउन्स फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड फ्रॉम वेरियस लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी का फर्स्ट।
नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके अंदर बाकी 3 क्वेश्चन बचे हैं, तीनों एक साथ समझा देती हूँ मैं आपको, फिर आपको डायरेक्ट आंसर्स बता दूंगी मैं तीनों के, है ना। तो इसमें सेकंड है आपका व्हाट इज बिदरी। बिदरी क्या है, विच प्लेस इज इट नेम्ड आफ्टर, कह रहे हैं कि इसके नाम पर किसका नाम रखा गया है, ठीक है, कौन सी जगह का नाम रखा गया है। तो उसके बाद यहाँ पर थर्ड है आपका व्हाट आर द ट्रेडिंग कम्युनिटीज इन मिडिवल इंडिया, ट्रेडिंग कम्युनिटीज कौन कौन सी थी मिडिवल इंडिया में। और फोर्थ है आपका व्हाट रोल डिड मर्चेंट गिल्ड्स प्ले इन मिडिवल इंडियन इकोनॉमी, कह रहे हैं कि क्या रोल प्ले करते हैं मर्चेंट गिल्ड्स इंडियन इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो आइए इनके आंसर देखते हैं पेज 40 एंड 41 पर। पहले पेज 40 पर आ जाइए। देखिए बेटा यहाँ पर देखिए ये जो पिक्चर है ना, इसके इस तरफ देखिए, ये रहा द मेटल वर्कर्स ऑफ बिदर इन कर्नाटका, यहाँ से लिखेंगे और अगले लाइन में लिखा हुआ है बिदरी आफ्टर बिदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी का सेकेंड आंसर। उसके बाद थर्ड देखिए, डी का थर्ड देखिए, डी के थर्ड के लिए आप आ जाइए जरा पेज 41 पर। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से लिखा हुआ है द ट्रेडिंग कम्युनिटी से स्टार्ट करेंगे आप इसको, और यहाँ तक लिखेंगे पूरा पैराग्राफ हॉकर्स। ये हो गया आपका डी का थर्ड आंसर। पहले डी का फोर्थ देखिए पेज 41 पर ही बेटा, ये भी मर्चेंट गिल्ड्स के अंदर आ जाइए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे मर्चेंट्स से, ठीक है। इसका डी का फोर्थ आंसर आप, और थर्ड लाइन में देखिए रिलीजियस बॉडीज, यहाँ तक लिखेंगे। तो ये हो गया आपका डी का फोर्थ आंसर, ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन ई पर आ जाइए। क्वेश्चन ई के अंदर भी बेटा 5 पार्ट्स है, इसके अंदर आप 2 पार्ट्स कट कर दिए, फर्स्ट एंड फिफ्थ, ठीक है। हम सिर्फ 3 क्वेश्चन करेंगे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका हाउ डिड मसूलीपट्टनम बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए पेज नंबर 45 पर। पेज 45 पर देखिए थॉट अगेन के अंदर सेकंड लास्ट बुलेट है हमारी, मसूलीपट्टनम लिखा हुआ है यहाँ पर स्टार्टिंग में ना, मसूलीपट्टनम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कलमकर डेकोरेशन, यहाँ तक। तो ये हो गया आपका ई का सेकंड आंसर। ई का थर्ड देखिए बेटा, डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चर डन बाय पीपल इन हम्पी। तो इसके आंसर के लिए आ जाइए जरा कि हम्पी के जो लोग थे वो किस तरह एग्रीकल्चर किया करते थे। इसका आंसर देखिए पेज नंबर 42 पर। ये देखिए लिखा हुआ है पीपल कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे आप इसका आंसर, और थर्ड लाइन में लिखा हुआ है लार्ज टैंक्स और लेक्स वर आल्सो मेड, यहाँ तक। तो ये हो गया आपका ई का थर्ड आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका राइट अबाउट द वेरियस फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। तो वेरियस फॉरेन ट्रेड के बारे में लिखना है इंडिया के आपको। तो इसका आंसर देखने के लिए आप आइए बेटा पेज नंबर 41 पर। ये देखिए इसका आंसर बेटा, फॉरेन ट्रेड की हेडिंग में आ जाइए, इसको आप लिखना स्टार्ट करेंगे इंडिया हैड ट्रेड लिंक्स, यहाँ से लिखेंगे, और थर्ड लाइन में लिखा हुआ है बनियास एंड बोहराज, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद इसी हेडिंग में नेक्स्ट पैराग्राफ है इंडियन टेक्सटाइल्स, यहाँ से लेकर के और पूरा पैराग्राफ लिखेंगे साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। इन दोनों को आपको मर्ज करके लिखना है पैराग्राफ की फॉर्म में। देखिए बेटा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका, काफी लेंथी चैप्टर है ये, प्रैक्टिस वर्क के हिसाब से भी और एक्सप्लेनेशन के हिसाब से भी, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बार रीड आउट कर लेंगे तो आपसे समझ में आएगा आपको। इसको रीड आउट कर लीजिएगा, और जो भी काम मैंने आपको बताया है, जितना भी काम है, जो भी प्रैक्टिस वर्क है, वो सब अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो बुक का है वो बुक में रहने दीजिएगा। तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।